देखिए कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी हुई है, कोई बोला नहीं उसके बारे में। आपको उर्फी जावेद दिखते ही या उर्फी जावेद का फोटो आपको नग्न क्यों दिखता है? क्योंकि वो फेमस ही इस चीज़ के लिए है या फेमस इस चीज़ से होना चाहता हूँ। मैं मनोज बाजपेयी का, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने दारू पिया, फिर मैं उधर गया, फिर उसने मुझे दारू मंगाई, फिर मैं इधर दारू मंगाया, फिर हम लोग दारू पी रहे थे, फिर वो दारू पी गए, फिर मैंने दारू पी ली, फिर उसको दारू पिला दी। अबे साले तो कुछ काम ही नहीं तुम्हारे पास में सिवाय दारू पीने के। बिग बॉस के घर में अहिंसा के लिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं। कपिल शर्मा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ही इज़ वेरी शाय पर्सन। फैमिली मैन तो आप देख ही रहे हैं, बात बात पे गालियाँ दे रहा है वो आदमी, डॉक्टर के पास जा रहा तो वहाँ गालियाँ दे रहा है, बाइक भगा रहा तो उसमें गालियाँ दे रहा है। Well, give him a big round of applause and let's welcome India's finest comedian Sunil Pal ji. थैंक यू। बॉलीवुड ठिकाना भैया, बॉलीवुड का एक ही ठिकाना, बॉलीवुड ठिकाना। हाँ लवली लवली। एक बार रतन के उसमें, हमारा नाम है रतन नोरा और काम खत्म करूंगा पूरा के पूरा, काम करूंगा खत्म पूरा, काहे कि हमारा नाम है रतन नोरा और बॉलीवुड ठिकाना है हमारा काशी और मथुरा, और जो इसको नहीं देखेगा वो सरऊ है धतूरा। वाह, क्या क्या मतलब चार चांद लगा दिया आपने। तो शुरुआत ऐसी है तो आई एम श्योर हमारा इंटरव्यू बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है, इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला स्पेशल है। इंटरव्यू इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू ले रही है नंदिनी रॉय। क्या बात है, थैंक यू। नाम में एकदम वजन, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड की स्टार है, नंदिनी रॉय। थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, इज्जत है जो आप दे रहे हैं। थैंक यू, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। वह सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जिंदगी, बचपन, जो एक प्यारा सा बचपन होता है वो आपका कहाँ बीता, कैसे बीता, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ किस फैमिली से आते हैं, सब बताइए। बेसिकली हम लोग किसान परिवार से हैं। 1975 में दो चीज़ें रिलीज हुई थी हिंदुस्तान में, एक फिल्म शोले और दूसरा सुनील पाल जी, और इमरजेंसी भी लगी थी। वो बड़ा इंटरेस्ट, 75 जो है वो बड़ा खतरनाक और कमाल का और यादगार साल रहा है, यादगार साल जिसमें सुनील पाल पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर छोटा सा गाँव मुरसा से फिर मैं मुंबई आया और मुंबई से मैंने मुकाम बनाया और मुँह का ही काम कर रहा हूँ, तो इस तरह से मुँह चल रहा है। पिताजी रेलवे में उनको नौकरी लग गई, दादाजी भी रेलवे में थे, तो बल्लार शाह में हमारा रहना शुरू हुआ। गांव छोड़ दिया, लेकिन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ही था। फिर वहाँ से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है बल्लार शाह, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर शुरू से ही, बचपन से ही फिल्में देखने का शौक, क्योंकि आंध्र का बॉर्डर है तो आंध्रा की भी फिल्में वहाँ लगती थी, रजनीकांत सर की, चिरंजीवी सर की। सुबह सुबह एक शो होता था, सुबह का 9 से 10 का, 9 से 12 का शो एक, बाद में फिर हिंदी फिल्में लगती थी। तो ये सारा कल्चर जो है मुझे काफ़ी अपना लगता था, काफ़ी कैच करता था। मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो मैं घंटों कोई भी पोस्टर देख सकता था। तो एक एक नाम पढ़ रहा हूँ, एक एक शक्ल देख रहा हूँ, एक एक चीज़ के बारे में खो रहा हूँ अपने आप को, उसका वैसे ही पोज बना रहा हूँ। फिर स्कूल के रास्ते में कोई किताब की दुकान मिल गई, कोई गानों की कैसेट की दुकान मिल गई, कुछ मतलब यही सारी चीज़ें जो है मुझे अट्रैक्ट करती थी। और ज़्यादातर मैं, जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी, फुर्सत मिलती थी, या छुट्टी ना भी हो तो बंक मार के मैं सिनेमा थिएटर के आसपास जरूर घूमता था मैं। अच्छा। श्री टॉकीज, दिलीप टॉकीज, सुभाष टॉकीज, अभी भी जुबान में नाम है। और अंदर भी मैं नहीं हूँ तो बाहर से भी मैं अजूम कर पा रहा हूँ कि इस वक्त जितेंद्र जी की एंट्री हुई होगी, श्रीदेवी जी की एंट्री हुई, मिथुन दा की एंट्री हुई, वो सब कल्चर हो। बाहर गाने शबीर कुमार साहब के बज रहे हैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तो ये सारा किशोरदा का मतलब वो माहौल ही लगता। पहला जब मैंने डांस किया, डांस का एज ए डांसर मेरी शुरुआत हुई। हिम्मत वाला के गाने पर डांस किया स्कूल की गैदरिंग में। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है, हिम्मत वाला फिल्म जीतू जी की। उसमें मुझे पहले ही गाने में, डांस में स्टील का कटोरा अवार्ड मिला। अच्छा। तो वो पिताजी के पास लेके गाना, पिताजी स्टील का कटोरा मिला है। तो पिताजी बोले वेरी गुड, अब तेरा काम शुरू हो गया, इस कटोरे से जाके भीख मांग। कहीं वो कहना चाहते थे कि जो मिल जाए, जिस दर पे जो मिल जाए, कहीं सम्मान मिले, कहीं एजुकेशन मिले, कोई ज्ञान मिले, सब मांग। तो उनकी बात सच हुई। आज भी उस कटोरे को लेके मैं दर दर जा रहा हूँ। तो ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने आप सबका प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग।
बहुत खूब, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, तो ये हिम्मत वाला तो आपने, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम ना? 83 की फिल्म थी। हाँ। 6-7 साल। हाँ, तो चलिए फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि ऑर्केस्ट्रा को देखता था, कलाकार को देखता था, फिल्मों को देखता था। तो मुझे लगता था यार ये कला की दुनिया में कहीं ना कहीं अपना एक कुछ होना चाहिए, कहीं मुझे जाना चाहिए, चाहे सिंगर बन जाऊँ। कुछ डिसाइडेड नहीं था। गाना भी गा रहा था उस एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। सोच रहा था कि बचपन में भाग जाऊँ कि बॉम्बे तो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट काम दे दे। अच्छा। लेकिन कोई पहचान नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, और घर वाले और मोहल्ले वाले में बड़ा बदनाम हो गया था। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चे मेरे साथ में खेलने के लिए मना कर दिया था कि बिगड़ गया है। इसके साथ में बता रहा हूँ, तू भी बिगड़ क्यों गया है? उस स्कूल के ज़माने में ये गाने गाना, फिल्मों के गाने गाना, अच्छा। तो फिल्में देखना, ये थोड़ा सा, और मैं बचपन और बच्चों में खासकर, अगर बड़े फिल्म देखने को अच्छा अगर एडल्ट जा रहे पिक्चर देखने के लिए तो एक शौक माना जाता था। बच्चों को बच्चे का फिल्म, इस फिल्म का शौक है, इसका मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ है, ये कहीं कुछ इसका फ्यूचर नहीं है कुछ। राइट। उस तरह से उस जमाने में ये था कि भैया बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए और कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए उसको, उसके बाद फिर जो चाहे करना चाहे। और बिल्कुल सही भी थे वो लोग, तो उस तरह से चलता था। लेकिन फिर 93 में मैंने मैट्रिक पास की, 11वीं तक, 11वीं 12वीं जैसे तैसे हिलते, 12वीं तक नहीं जा पाया, मतलब नागपुर आ गया। मेरे दोस्त अरुण हिराड़े मुझे लेके आए और ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम दिला दिया। तो ओपी सिंह ने कहा भाई देखो, अरुण ने कहा कि मेरे घर में रह सकते हो यहाँ, लेकिन छोटे छोटे घर थे, उतना जुगाड़ नहीं था। तो कुछ दिन अरुण जी के घर पर रहा। उसके बाद फिर मैं ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस में रहता था। तो ऑफिस में उन्होंने कहा कि क्लियर कह दिया था कि भैया एज ए ऑफिस बॉय रहना पड़ेगा। अच्छा। आपको यहाँ पे सब पानी भरना पड़ेगा, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, गेस्ट के लिए चाय बोलना, झाड़ू मारना, मतलब सुबह से शाम तक जो काम होते हैं। उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस में जाना, वो भी वहाँ भी वही सब चीज़ें करना। फिर शो रहेगा तो आपको एज एन आर्टिस्ट नहीं, पीछे आपको ही मैन एक ग्रुप होता था 2-3 लड़कों का, कि जो सामान उठाने का काम करते, वहाँ आपको बिठाया जाएगा। अच्छा। जिसके तहत आप पूरा सामान उठाओगे, लगाना, बैकग्राउंड लगाना, ये करना, ठंड का सीज़न में कुछ भी हो आपको वहाँ पे रहना है। और उसके बदले में फिर वो परफॉर्मेंस का मौका मिलता था। और क्या परफॉर्म करते थे वहाँ? एक्टर वॉइस, ये जो मिमिक्री करते। जी मिमिक्री। और फिर बीच में गाने का भी मौका दे देता। तो मैं बड़ा खुश होता था कि चलो यार ये अपना कल्चर मुझे मिल रहा है। लेकिन घर के हालात इतने बुरे थे कि मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि मेरा खुद का खर्चा भी मुझसे नहीं निकाला जा रहा था। परिवार वाले भी फ़ोन करके, उस वक्त फ़ोन तो नहीं था लेकिन पत्र वत्र लिखते थे, मैंने एड्रेस दे दिया था जी। तो उनके लिए भी करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं चलते पढ़ते मैं, फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त ओमी सिंह ने बोला, जो ऑर्केस्ट्रा में थे, कि बोले यार इतनी जो मेहनत तो यहाँ कर रहा है, वहाँ मैं साइकिल रिक्शा भी चलाने लगा था वहाँ पर नागपुर में 3 पहिए का रिक्शा है वो, तो उसमें भी और तबीयत खराब हो गई, हालत खराब हो गई, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता था उस सब चीज़ों का। तो फिर मुझे मेरे दोस्त ओमी सिंह ने कहा कि तू यार इतना मेहनत करता है, यही मेहनत तू बॉम्बे में कर, अगर तेरा कुछ होना होगा तो वहीं होगा। ये मेहनत इतनी वहाँ करेगा तू तो कुछ तेरा फ्यूचर बनेगा। यहाँ तो बस तू आज रिक्शा चला रहा है, कल खुद का रिक्शा खरीद लेगा, या कुछ होगा तेरा, या खुद का कोई ऑर्केस्ट्रा बना लेगा। बट यहाँ पर कोई वैसा कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ लोग ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, वो लोग स्टैब्लिश लोग जो है, जो कोई उनका बिजनेस भी है, वो कुछ भी कर रहे हैं और वो फिर अपना मजे लेकर काम कर रहे हैं। उसमें बुरा नहीं है, तेरी रोजी रोटी चल जाएगी, जो लोगों को जो जरूरत पड़ती है, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के बदौलत इतना हो जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर नहीं, कुछ बनना चाहता तो वो नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं 1995 में अपना विदर्भ एक्सप्रेस पकड़ के, सेवाग्राम एक्सप्रेस पकड़ के बॉम्बे आया और मिठुंदा का एड्रेस लेके आया था। अच्छा। मायापुरी से। मिठुंदा क्यों? मेरे बहुत फेवरेट थे मिथुन। अच्छा। बहुत ही फेवरेट। तो आपको लगा कि मतलब मैं उनके घर जा सकता हूं? हाँ, और मुझे जैसे उनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो बहुत दयालु भी है, बहुत ग्राउंडेड है। तो मैंने कहा मैं जाके उनके चेहरों में कुछ होऊंगा। मैंने बोला कि मुझे आपका माली रख लीजिए या बॉय रख लीजिए या घर में साफ सफाई वाला रख लीजिए, मतलब कुछ भी, मुझे, मैं आपके सानिध्य में रहूँगा, मुझे आपके साथ रहना है। पर इसमें बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने किया, कि मतलब सोच लिया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मिथुन दा के घर के बाहर खड़े होना में भी बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन वो उन दिनों मिथुन दा शिफ्ट हो गए थे ऊटी में। अच्छा। और वॉचमैन ने मुझे बोला कि अच्छे से ही बात की, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बोला ऐसा ऐसा मैं एड्रेस लेके आया हूँ। बोले बहुत लोग आते हैं, लेकिन तुम ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन अभी क्या दादा यहाँ रहते नहीं है, वहाँ ऊटी में शिफ्ट हो गए, और तुम क्या करोगे, कितनी मेहनत करोगे करके, इससे अच्छा भैया लौट जाओ यार, तुम गरीब आदमी लगते हो। उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे। फिर चलते चलते फिर एक ऑर्केस्ट्रा अपना नागपुर में, बॉम्बे के भी कुछ ग्रुप आते थे ऑर्केस्ट्रा की। अच्छा। तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट का नंबर ले रखा था मैंने, तो उन्होंने मुझे ऐसे कह रहा था कि कभी आना तो बताना मुझे। तो उनका नंबर लेके, फिर एड्रेस भी था मेरे पास में, सांता क्रूज पहुँच गया। अच्छा। बैंड्रा टू सांता क्रूज। जी।
और पैदल पैदल ही, मतलब पूछते पूछते। और जब मैं पहुंचा तो मैंने वो एक जहाँ एड्रेस वहाँ पहुंचा तो वहाँ भी बहुत मोटा ताला मिला मुझे। तो मुझे किसी ने बोला कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मैं समझ गया कि अब यहाँ पे शायद मुश्किल है। तो फिर एक चाय की दुकान पे चाय पी रहा था, और तो वो पान वाला चाय वाला जो है वो नागपुर का निकला इत्तेफाक से। अच्छा। बोले कहाँ के हो? बोला नागपुर। बोले कहाँ के नागपुर? तो अच्छी से बोले क्या करना चाहते हो? बोला ऐसा ऐसा करना चाहते। बोले तो फिर अब क्या करेगा? बोला ये भी नहीं मिले वो भी नहीं मिले, फिर क्या करोगे क्या? तो उन्होंने बोला आप बताइए, मुझे जाना तो नहीं, वापस जाना चाहोगे? बोला नहीं। तो बोले ठीक है, तो अगर तुमको लगता है यहाँ तो यहीं नौकरी कर लो, यहीं रहो, उसी चाय की टपरी पे। फटका मारो जो भी है तुमको। क्योंकि वो तो समय तो ऐसा था कि भाई जो मिल जाए बस। ना कोई एजुकेशन था, ना कोई सपोर्ट, ना कुछ था। खाना मिल जाए और कहीं रहना ठिकाना मिल जाए बस काफ़ी है। बॉलीवुड ठिकाना तो बहुत दूर की बात है, खाने का ठिकाना मिल जाए। अच्छा, जब चाय की टपरी पे आने से पहले जब मिथुन दा को मिल रहे थे या दूसरे एक और जगह गए थे जहाँ ताला आपको बंद मिला, उस टाइम आप कहाँ रह रहे थे? मतलब नहीं, बस उसी दिन, ये पहले दिन की बात है? एक दो दिन में ही, एक ही मतलब जिस दिन मैं मिथुन दा के पास में गया, दोपहर में फिर यहाँ आया और शाम तक काम पे लग गया ये चाय की दुकान। अच्छा, तो बहुत फास्ट हुआ मतलब। हाँ फास्ट। फिर वहीं रहना, उसी फुटपाथ पे, उसी टपरी पे, वहीं कपड़े बदलना। बाजू में बॉडी थी जो कुएं के टाइप की होती है, छोटी सी, उसमें सब लोग आजू बाजू के जो मजदूर भाई लोग हमारे वो भी नहाते थे, हम भी नहा रहे हैं सब। वो शुरू हो गया था मामला, वहीं कपड़े सुखा रहे हैं, जो मिल रहा है सब। और ऑर्केस्ट्रा के लिए फ़ोन भी कर रहा हूँ, केयर ऑफ नंबर गैरेज का दे रखा था। तो गैरेज में फ़ोन शो होने के दूसरे दिन मुझे फ़ोन बताते थे, अरे कोई तेरा फ़ोन आया था। कोई था, कोई तो मिलका किसका था, नंबर दिया, तुमने फ़ोन किया, तो वहाँ वो डांट रहा है, तो जब तो 4 दिन ढूंढ रहे थे तो तू कहाँ है? ऐसा धीरे 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 फिर उसी गैरेज में वहाँ पर बाजू में महेंद्र कपूर साहब, लेजेंडरी सिंगर, वो अपनी गाड़ी सुधारने आए थे। तो मैंने पैर छू लिया, मैंने कहा पापा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये चाय की टपरी पे आए थे? बाजू में गैरेज था, वहाँ पर गाड़ी में आए सुधारने। तो मैंने पहचान लिया, मैं तो था ही फिल्मी कीड़ा। अरे बाप रे, महेंद्र कपूर मिलो तो मतलब पहले तो पागल हो गया मैं देख के, क्योंकि बहुत लेजेंडरी सिंगर हो। मैं उनके गाने का, और द ग्रेट सिंगर। फिर मैंने उनके पैर छुए, उनका कि सर मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, ये है वो। तो बोले यार मैं तो सिंगर हूँ, मैं क्या कर सकता था तुम्हारे लिए? मैं कहा सर मैं कुछ आवाज़ें निकालता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा, तो फिर उनके कुछ लाइव शोज उन दिनों लाइनअप थे। तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि काम करो तुम घर पे आओ और पूरी फैमिली को सुनाओ। अच्छा। मैं अकेला फैसला नहीं करूँ, पूरी फैमिली को सुनाओ, अगर तुम पसंद आए तो फिर मैं तुम्हें शो में रखूँगा। उन्होंने एड्रेस दे दिया, मैं वहाँ पहुँचा, सुनाया, तो खुश हो गए सब लोग। तो उन्होंने मुझे शोज़ में लेके जाना शुरू किया, ऑर्केस्ट्रा में। उसके पहले मुझे ऑर्केस्ट्रा जो चाय की दुकान पर रहता था ना, 1.5 साल हो चुका था मुझे वहाँ पे। 1.5 साल हो चुका था। तो उसमें ऑर्केस्ट्रा भी स्ट्रगल कर रहा था, कहीं कुछ मिल रहा था, लेकिन 1.5-2 साल तक उस पर मुझे रहना पड़ा, कोई सही अंजाम लेकिन फिर ऑर्केस्ट्रा के शोज भी मिलने लगे। महेंद्र कपूर साहब ने मुझे विदेश भी लेकर गए, वो भी वहाँ पर भी शो किया। फिर 98-99 में मुझे मोरानी से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे विदेश में भी लेकर गए। अच्छा। वर्ल्ड टूर किया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान साहब के साथ में लगान का वर्ल्ड टूर किया। और 2000 किया था, लेकिन शुरुआत हो गई थी 99 से। फिर तो ऐसे बहुत सारी फिर एक जर्नी शुरू हो गई थी लाइव शोज़ की। कहीं कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी फ्लाइट मिल गई तो फ्लाइट से, कभी 1000 मिल रहे थे, कभी 500 मिल रहे थे, कभी 10,000 मिल रहे थे। इस टाइप का कुछ चल शुरू हो गया था। फैमिली भी मैं लेकर आ गया था यहाँ पर, मतलब शुरू रेंट के रूम शुरू हो गए थे। 12, 13, 15 रूम बदले मैंने किराए के। कहीं कुछ मामला फंस गया, कहीं दे नहीं पर शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे सब मुझे लोगों ने मदद बहुत की। फिर उस बीच में मुझे वीरू कृष्णा मिले, जो उसी जगह रहते थे, डांस मास्टर जो वीरू कृष्णा, राजा हिंदुस्तानी भी जो थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि तो कहीं उन्होंने सुना मुझे मिमिक्री करते हुए, मैं दोस्तों में सुना रहा था, तो इधर क्या करता है? तो तुमने कहा तो जॉनी से मिलेगा? तो मैंने कहा हाँ मिला दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे जॉनी भाई का नंबर दे के उनसे मिलाया। तो जॉनी भाई के घर में अपना शूटिंग में गया मैं, उन्होंने मुझे देखा तो मैं समझ गया वो कि ये इसके कच्चा बादाम है, ये इसको ज़रा ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने घर पे अपने छोटे भाई से मिलाया, जिमी मोजेस से, जॉनी लेवर ने आपको हाँ छोटे भाई से मिलाया कि बोले मैं तो बिजी हूँ भाई। लेकिन कितना बड़कपन है कि देखिए क्लियर और मिल रहे हैं प्यार से, अच्छे से बोल रहे देख भाई मैं तो बिजी हूँ। तो मैंने कहा आप जबकि ऐसा होता नहीं आप है। बड़ा जैसे बड़ा आदमी मिल ही जाए बड़ी बात है। हाँ, वो होता लेकिन तुझे मैं अपने छोटे भाई से मिलाऊंगा और तू मेरे संपर्क में रहना।
तो करते रहना, तेरे अंदर बात है, ये बात उन्होंने बोली थी, तेरे अंदर बात है। मतलब वो उनकी बड़े लोग की बड़ी बात भाई, हम तो आज भी ढूंढ नहीं पाए कि क्या बात है, लेकिन वो उन्होंने बोला तेरे अंदर बात है, लेकिन तू हिम्मत मत हार, अभी तू लगा रहे, तेरे को पॉलिश करना पड़ेगा। तो मतलब पॉलिश मतलब कुछ मुझे लगे शायद पान की दुकान, चाय की दुकान से कोई पॉलिश तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे बनती चली गई। बाकी तो जो चीज़ें याद आती है लेकिन आपको बड़े बड़े कलाकारों ने, सिंगर हो गए या फिर जॉनी साहब हो गए, सबने आपको चांस दिया, जबकि ऐसा होता इन जनरल नहीं है। चांस भी दिया और मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, कहीं मैं फंस गया तो, या मुझे खाना खिलाना। मतलब जॉनी जी का घर तो ऐसा था कि मेरे लिए, मतलब मैं समझूँ कि अगर मुझे भी घर का खाना खाने का की इच्छा, क्योंकि बाहर रहता था जहाँ जो मुझे, तो मैं भाभी को बहाने से फ़ोन करता था कि भाभी मैं आपके बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, जबकि होता नहीं था मैं नीचे ही हूँ, तो आ जाऊँ क्या ऊपर अगर आप कंफर्टेबल है तो बोले हाँ आ जाओ। तो ऊपर मैं उनके बिल्डिंग में पहुँचता था, तो बच्चे छोटे छोटे थे, जिम्मी वो सब छोटे छोटे एकदम गोद में खेलते थे छोटे। तो उन्होंने फिर भाभी बोलती थी तो रुक जाए 5 मिनट, कुछ नाश्ता देखे, गर्मा गर्म खाना बनाकर मुझे खिलाते थे वो। तो वो मुझे घर का खाना कभी खाने का दिल किया तो मैं उनके घर पे जाता था। फिर उनके छोटे भाई जिमी साहब, उनकी भी वाइफ जो, तो वो सब पूरा परिवार ही ऐसा, इवन राजू भाई का परिवार भी जो हमारे जो, फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी के में ही इर्द गिर्द ज़्यादातर रहता था, क्योंकि यही शुरुआत वहाँ से भी शुरुआत थी और यही से, और फिर बॉलीवुड वगैरह में बहुत स्ट्रगल शुरू से रहा है कि इतना जल्दी इतना आसानी से किसी को काम बॉलीवुड ने कभी दिया भी नहीं, और वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ मुझे मेरी चक्री चल गई और फिर लाफ्टर चैलेंज आ गया 2005 में। तो 10 साल आपने शोज किया, 95 से 2005, 10 सालों तक आप शोज कर रहे थे। बॉलीवुड में भी स्ट्रगल, छोटे मोटे काम मिलते थे छोटे छोटे। फिर हेरा फेरी मेरी लाफ्टर से पहले की फिल्म है। जी नीरज वोरा के साथ में एक और फिल्म कर चुका था मैं, फैमिली वाला, जो यूट्यूब पर है, रिलीज नहीं हुई, सहारा की फिल्म थी वो। अर्जुन रामपाल का दोस्त बना था मैं उसमें, 4 दोस्तों में। दिया मिर्जा भी है, या दिया मिर्जा, परेश रावल, अशोक सराफ, शोमानंद, ये सब थे। तो ये धीरे धीरे मिल रहा था सब मामला। बट लाफ्टर चैलेंज से जो कह सकती है, जैसे रिकग्निशन जो है, जान पहचान लोगों तक, लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वही अब तक का सबसे बेस्ट बड़ा मेरा काम। तो कैसे लाफ्टर चैलेंज तक कैसे पहुंचे आप, मतलब कैसे आपको शो मिला? हम तो काम कर ही रहे थे अपने हिसाब से। तो जिमी मोसेस जो हमारे गुरु हैं, उस्ताद है, जो उनके जॉनी जी के छोटे भाई, उन्होंने मुझे, मैं मिलता रहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि तो एक काम कर, एक मुझे मेरे पास कोई कांटेक्ट आया है, पंकज सरस्वत है कोई, वो कुछ ऑडिशन का कुछ कर रहा है स्टैंड अप के ऊपर, तो करेगा क्या, जाके ऑडिशन देगा क्या? तो बोला हाँ दे देता हूँ, क्या बात है। बोले जा। बोला कहाँ प्रोग्राम आएगा? बोले डिसाइडेड नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब क्योंकि वो क्या था, वो चैनल भी नया था, सब चीज़ें नहीं थी। शेखर जी और सिद्धू जी के अलावा कोई था ही नहीं नोन, और 4 दिन में शूट हुआ था प्रोग्राम। अच्छा। सिर्फ 4 दिन में पूरा लाफ्टर चैलेंज शूट हुआ था, 4 दिन में। क्या बात, बजट ही नहीं था उनके पास में, और हम सब तो फ्री में थे ना वहाँ पर। तो एनीवे, तो हम लोग फ्री में थे, सब किसी को कुछ नहीं। हाँ, जो बाहर से आए थे उनको ये सुकून मिला था कि फ्लाइट से आए थे और फ्लाइट से गए थे, इज्जत से बुलाया, इज्जत से भेजा उनको। तो ये बात है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि लाफ्टर चैलेंज पूरा शो 4 दिन में शूट हुआ। 4 दिन, क्योंकि 13-14 एपिसोड का तो शूट था वो। हर दिन में 3-4 एपिसोड शूट होते थे। सारे आर्टिस्ट 5-5 आर्टिस्ट अपना खुद का कंटेंट लेके बोलते थे, और उस वक्त में रिस्ट्रिक्शन बहुत था, 7 मिनट से ज़्यादा बोलना मत। अच्छा। वो था, एडिटिंग नहीं थी उस टाइम में। फटाफट आओ, इतना जितना तुमने यहाँ रिहर्सल की ना, रिहर्सल करवाते थे वो। रिहर्सल करने 15 दिन पहले बुला लिया था सबको। अच्छा। शूट 4 दिन में हुआ है। तो दिल्ली से, कलकत्ता से, यहाँ से, वहाँ से, भगवंत मान, कुग्गी जी, राजू श्रीवास्तव जी, और सारे 50-55 लोग वहाँ पर घूम रहे थे। मतलब बिग बॉस तो अभी आया, लेकिन ये 50 पागल अगर एक साथ किसी अंडर रूफ थे तो वो लाफ्टर चैलेंज था। अच्छा, जैसे आपने रियलिटी शो से शुरुआत की, कॉमेडी की, कह सकते हैं आपका एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, लेकिन रियलिटी शो के बारे में लोग हमेशा ये जानते हैं, या हम लोग ये मानते हैं कि हमेशा विनर डिसाइडेड होता है। क्या आपके टाइम में भी, क्या आप ऑलरेडी डिसाइडेड थे? आप किसी के खासम खास थे उस शो से जुड़े? सच बताइएगा। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मैं खासम खास था परमात्मा का जी, और मैंने परमात्मा का नाम लेके उसमें काम किया, और मुझे कोई खासम खास क्यों बनाए? कोई मैं इतना, कोई मेरा नाम तो था नहीं, स्ट्रगलर था मैं, ऑडिशन से आया था। खासम खास के लिए तो और भी लोग थे, बन सकते थे। तो मुझे कोई क्या मेरी उपलब्धि क्या थी? ना शेखर जी मुझे जानते थे,
उनसे पहली बार मिला था मैं, सिद्धू जी को पहली बार मिला, मैं तो वैसे ही पगला गया था। पगला गए थे मतलब? हाँ, मतलब उनको देख के भी इतना बड़ा स्टार सामने बैठा है। हाँ। हम तो फिल्मी जो कीड़े होते हैं ना, वो स्टारों को देख के पगला जाते हैं उनकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पगला जाते हैं, क्योंकि वो पूरा जर्नी याद आता है ना, इनको टीवी पे देखा, ये देखा, वो होश में नहीं रहते। तो पंकज सर से पहली बार मिला था मैं। हाँ। तो रीज़न तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ अगर सोचता होगा, कोई ऐसा सोचता होगा तो भाई सबकी सोच को सलाम है। मैं तो सोचता कोई मेरे बारे में कुछ सोचता है, वही बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भले विनर बना हूँ, लेकिन वहाँ के सारे लोग बहुत ही प्रतिभाशाली है, रहे हैं और उन्होंने अपना बेस्ट काम दिया है। सबके सब मेरे गुरु हैं, सबसे मैंने कुछ ना सीखा है, सबसे बहुत सपोर्ट मिला है। हम लोगों को कंपटीशन में लोगों ने देखा होगा, लेकिन बैक स्टेज में हम जब फाइनल कर रहे थे ना, तो मैं नया था तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। मैं सोच में लगा हुआ था। भगवंत मान तो सबको लिटरली हंसा रहे थे वहाँ पर। अच्छा। उनको टेंशन ही नहीं था। 5वें नंबर पे आए थे, तभी डिसाइड हो रहा था कि ये आदमी पंजाब के लिए कुछ करेगा। क्या बात है। राजेश श्रीवास्तव, नवीन प्रभाकर, एहसान कुरैशी, ये सब लोग स्ट्रेस में थे हम लोग कि क्या करें क्या नहीं करें। भगवंत मजाक मस्ती में लगे हुए थे फला में। और उसके बाद आज तक इन सब के साथ हमारा फैमिली संबंध है। हमारा कोई कंपटीशन वैसे नहीं है। भाई मैं तुम्हें सबको गुरु मानता हूँ, तो है ही मेरे गुरु, उस्ताद ही है। ये तो मेरे लिए आज भी अगर मैं राजेश श्रीवास्तव जी, तो आज हमारे बीच भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया जी। लेकिन अगर वो मुझे 1 मिनट के लिए भी मिलते थे तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता कि यार ये राजेश श्रीवास्तव के साथ मैं बैठा हूँ। आज भी मुझे ऐसा फील होता है। जॉनी जी अगर आज भी मुझे मिलते तो मैं पगला जाता हूँ कि यार इतना बड़ा स्टार मुझसे बात कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। बड़ी प्राउड की बात है। हम लोग, ये सब मेरे गुरु हैं, इनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। एहसान इनका मेरे पर हमेशा रहेगा। अक्षय कुमार के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो खुद भी कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। अक्षय कुमार थोड़े से रिजर्व है, वो हर किसी के साथ खुलते नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तो 15 साल पुरानी बात है, बट अब जो हम लोग सुनते हैं वो काफ़ी प्रैंक करते हैं शूट पे, तो उस दौरान वो नहीं करते थे। मैंने तो जब भी उनके साथ अभी हाल ही में एक वीडियो भी किया था, हालांकि वो वीडियो उन्होंने फिर रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि उनको पर कुछ नशे वशे का भी आरोप लगा था ना। जी जी जी। तो शराब का एक वीडियो था बी प्राक का, मास्टर गणेश आचार्य जी ने उनको कोरियोग्राफ किया था। तो अक्षय कुमार के साथ में मैं पूरा वीडियो में था। तो बट काफ़ी रिजर्व रहता है वो आदमी, ज़्यादा रिजर्व्ड है। अच्छा, ठीक है, वो रिजर्व रहना भी एक अपना नेचर होता है। शायद हो सकता है कि काम में फोकस करना भी एक तरीका होता है तो उसमें। लेकिन जो ऐसे काम में भी जो ज़्यादा फनी रहते हैं उसमें सुनील शेट्टी बहुत अच्छे हैं। जग्गूदा, हाँ जग्गूदा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जग्गूदा बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छाइयाँ बताइए जग्गूदा की हमें। अरे जग्गूदा तो ऐसा तो इंसान ही नहीं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब क्या करते थे? सामने से मिलेंगे, अरे बेड़ू तू किधर है यार, आजा खाना खा ले, ये कर, मेरा नंबर है तेरे पास में, रख ले, इस टाइप के मतलब घर जैसी बात करते हैं। और बहुत अगर फोटो वोटो कहीं पब्लिक में फोटो खिंचवाना है, कुछ करवाना है, अरे आना यार, गले मिलना यार, ये करना, लोग घबराते हैं ना, तो वो इस तरह वेरी नाइस। देखिए टाइगर श्रॉफ जो है ना, उनकी अच्छाई की देन है। हाँ, ये तो है। बच्चे जो अच्छे होते हैं वो अपने माँ बाप की अच्छाई की देन होते हैं। उन्होंने अच्छा किया है लोगों के साथ में। आप उनके नेचर से पता चलता है कि कितना फिल्म वालों को मदद की उन्होंने। किसी फिल्म में बोलते हैं ना, जैकी श्रॉफ ने यार 2 सीन कर लिए या फला कुछ कर लिया, छोटा रोल कर लिया, वो दरअसल उनकी तरफ से मदद थी। कोई बेचारा गरीब पड़ोस बोलता था कि यार जग्गूदा आ जाइए, पोस्टर पे आपको फोटो आ जाएगा, मेरे पास बजट नहीं, 1 दिन दे दीजिए, 1 दिन में 2 सीन कर लिए, फला सीन कर लिए। तो ये सब वेटरन लोग ले चटे। चिची भैया, उनके साथ भी, हाँ उनके साथ भी, गोविंदा के साथ भी काम किया। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। उनके साथ भी तो वो बहुत किस्से सुनाते रहते हैं। क्या किस्से? किस्से मतलब उनका रेगुलर वो अपना स्ट्रगल का रोज सुनाते किस्से। अच्छा। मैं जब नया आया था तो मेरा नाम जो गोविंद था शुरू में, तो मेरे लोगों ने कहा कि गोविंद नाम रखे तो फिल्मों में हीरो नहीं बन सकते। अरे तो मैंने कहा कि ठीक है, इसमें एक मात्रा और लगा देता हूँ, गोविंदा। तो हर दिन अपना स्ट्रगल का स्टोरी सुनाते और ये याद रखते, बड़ी बात है वो। तो ये हो गया। नहीं तो गोविंदा जी के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि गोविंदा के बारे में हम जानते हैं कि वो काफ़ी लेट आते हैं, पंक्चुअल नहीं है वो। आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मेरा तो देखिए, जब वो फिल्मों में सुपरस्टार का स्टारडम सब सर के ऊपर रहा, उस टाइम में तो हम गाँव में स्ट्रगल कर रहे थे। जब मैं यहाँ आया तो इस बीच में कभी उनके साथ में आमना सामना हुआ नहीं।
जी। एक फिल्म में काम करने का मौका मिला उस पीरियड, वो तो अभी 2-4 साल पहले की बात है। हाँ। तो वहाँ तो वो टाइम पे ही आए थे और टाइम पर ऐसा आए कुछ, थे। हाँ कुछ वैसा कुछ वो दिखा नहीं मुझे, और 4-5 दिन की शूटिंग थी तो अच्छे से हो गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, फिल्म का नाम था। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोविंदा जी इतने बड़े कलाकार थे, सुपरस्टार थे, क्या उनसे चूक हो गई होगी जिस वजह से उनका स्टारडम जो है कहीं ना कहीं जल्दी ही डाउनफॉल पे चला गया? उनके कंटेम्प्रेरीज अभी भी काम कर रहे हैं पर गोविंदा हमें नहीं दिखते। आपके हिसाब से क्या चूक रह गई होगी? देखिए, किसी के हिसाब से वो डाउनफॉल हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भाई तो वेटरन एक्टर बन गए, इतनी फिल्में कर ली उन्होंने और लगातार हिट किया, 20-25 साल तक वो स्टार बने रहे। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो करियर है, आप देखिए उनके कंटेम्प्रेरी, आप शाहरुख खान, सलमान को मत समझिए, आप चंकी पांडे को भी मान लीजिए, विवेक मोशान को भी मान लीजिए, फला को जो जिन्होंने शुरुआत की उनके साथ में, वो कहाँ है आज? चंकी जी कर रहे हैं, लेकिन वो गोविंदा का स्टारडम न किसी के पास था, कोई मैच नहीं न कर कभी हो सकता। सकता है। जी। हाँ, उनके कंटेम्प्रेरी थे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, मिठुंदा, आदित्य पंचोली। जी। ठीक है, उस मुकाबले में देखा जाए तो मिठुंदा, अपना गोविंदा तो गोविंदा है, इसमें नंबर 1 हीरो नंबर 1। तो मैं समझता हूँ कि, और आज भी यूट्यूब पर देखिए आप उनकी फैन फॉलोइंग, रणवीर सिंह तो उनके पैरों में गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या एज फैक्टर भी होती है। अब जैसे आज हम लोग मीडिया के द्वारा इतना इम्प्रूव कर गए कि आज हमको हर चीज़ एकदम करेक्ट चाहिए। तो अब ऐसे में गोविंदा अगर हीरो बनना चाहे तो लोग सोचते यार ये हमारे, अब जैसे मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ तो वो चाहेंगे कि कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, वो कुछ करे, उसमें वो धमाल के, जैसे बच्चन साहब ने किया, चेंज किया अपने आप को। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल करेंगे। हाँ, ये अब भी एज ए हीरो तो शायद उनकी, मुझे लगता है कि एज नहीं रही, लेकिन उनकी चाहत एज हीरो ही करने की थी। ये तो हीरो तो वो भी हो सकता है। शोले फिल्म में तो हीरो संजय कुमार थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गोविंदा जी को समझनी चाहिए। हाँ, दिलीप कुमार कर्मा में हीरो थे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, तो गोविंदा साहब, और डांस तो आज तो डांसिंग अंकल, डब्बू अंकल भी डांस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के बड़े भाई या कोई रिस्पेक्टेड कैरेक्टर में अगर वहाँ डांस करेंगे, सोना कर सकते, बच्चन साहब कर रहे हैं ना। जी जी जी। कजरा रे कजरा रे, बच्चन साहब ने किया। तो अगर डांसिंग स्टार तो वहाँ भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा सा सोच रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चूक जरूर हो गई होगी, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं यशवर्धन, लेकिन मुझे आप समझ बताइए ना, एक चीज, एक दिन तो ये चीज आती है सबके साथ में, उनके बच्चे भी कुछ आप खासा कमा कितना ही काम कर लो, हम्म। कितना ही काम कर लो, कब तक करोगे आप? एक टाइम तो आएगा कि आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल का करियर तो 10-40 साल का हो जाएगा। एक दिन तो आएगा ना। राज कपूर के लिए भी आया है, बच्चन साहब के लिए भी आया है, मिठुंदा के लिए भी आया है, सबके तो एक टाइम। कुमार शानू एक जमाने में 90s के सुपरस्टार सिंगर थे, सबका एक दौर आता उनके अलावा फिर आज अरिजीत गा रहे हैं, कल को और कोई आएगा। जी, सबका दौर आता है। क्योंकि देखिए आप, मैं समझता हूँ कि देखिए समय के साथ आप बड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन लोगों को नया कुछ मिलता है तो फिर लोग उस तरफ चले जाते हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि जैसे आज आप 10% हो तो 10 साल बाद तो 100% हो जाओगे ना। तो उसके बावजूद भी लोग नया ढूंढते हैं कि 100% नहीं चाहिए हमको, नया कुछ चाहिए। ये होता है, परिवर्तन के लोग पीछे ज्यादा भागते हैं। हाँ, वो सब चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई है, पसंद बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी भी ये तो शुरू से ही रहा है, कितनी बड़ी हीरोइन रही हो, कितना बड़ा हीरो रहा हो, उनको एक साइडलाइन कह लीजिए या थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम के लीजिए, थोड़ा सा रिटायरमेंट तो आता है और आना भी चाहिए। तो गवर्नमेंट का रूल है, तो गवर्नमेंट का सभी लोग अमिताभ बच्चन जी की तरह नहीं लकी होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने अपना ट्रैक चेंज किया ना। अगर वो भी हीरो रहते हैं, सिर्फ हीरोइन वाले हीरो, आप हीरो मतलब कहानी के हीरो बनो। जी बिल्कुल, हीरोइन वाले हीरो मत बनो। तो गोविंदा जी से यही चूक हो गई कि उनको अभी भी इस एज में भी हीरो बनना था। अगर वो कैरेक्टर रोल्स करते, क्योंकि उनके कंटेम्प्रेरी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, 2-3 ही लोग बचे हुए हैं जो अपना काम चला। लेकिन उसमें भी जैसे अजय देवगन है, बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप बन के आ रहे हैं, दृश्यम में वो दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार ने तो दाढ़ी अपनी सफेद पूरी दिखानी शुरू कर दी है, ठीक है, ओके, वो भी कर रहे हैं। तो अब कैरेक्टर करना चाहिए, और मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें भैया ऐसा सोचेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कॉमेडी जो है वो इवॉल्व हो गया है, जैसे हमारी फिल्म इवॉल्व हुई है। तो क्या है कि फिल्मों में ऑब्सीन चीज़ें, वल्गैरिटी, पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, ये चीज़ें, गाली गलौज, स्लैंग, अब्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी, ये चीज़ों का सहारा लिया जाता है और फिल्में चल भी जाती हैं।
ठीक इसी तरह से आपके टाइम की कॉमेडी में जो है गाली गलौज इस तरह की चीजें नहीं करते थे, वल्गैरिटी, ऑफ द बेल जाकर चीजें, एक दायरा होता था। लेकिन अब जो कॉमेडी है वो बदल गया है। आजकल के जो यंग कॉमेडियंस हैं हमारे, आप देख सकते हैं सबको, मतलब काफ़ी उनके यूथ जो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत वाहवाही होती है, करोड़ों फैंस हैं उनके। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ज़माने के जो कॉमेडियन थे वो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे चले गए हैं अगर कंपेयर किया जाए आज के कॉमेडियन से। क्या लगता है, अपनी ओपिनियन दीजिए इस पूरे टॉपिक पे। भाई देखिए, इसका जवाब मैं इत्मीनान से दूंगा। पहली बात तो ये है कि जो वल्गर कॉमेडी करते हैं, मेरा विचार ये है कि ये कॉमेडी नहीं, ये एक तरह से आतंक है, ये नक्सलवाद है। एक तरह से देखा जाए तो ये समाज के प्रति एक, आप समझ लीजिए समाज को आप जहर दे रहे हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कलाकार ये आतंकवादी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। 20% ही इनका फ़ैन है, सिर्फ 20%, क्योंकि हम लोग आज भी कॉलेज के शोज़ बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे शोज़ करते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो फैमिली फंक्शन है वहाँ तक तो ये कभी इनको तो वहाँ पे दरवाजे पे एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे लड़का हो या लड़की, जो ओपन माइक करते हैं, क्योंकि ये डबल मीनिंग के जोक करते हैं। डबल मीनिंग के जोक करना जो है, या जो वल्गैरिटी जोक करना, इनसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा अच्छा रोड का जो एकदम जो शराबी या कोई इस चीज़ को कह सकते हैं ना, गंजड़ी बेवड़ा जो है ना, हाँ। उसका कंटेंट सुन लो, इनसे 100 गुना अच्छा होगा। वो इनका बाप है परफॉर्मेंस में, समझे। मैंने एक ज़माने में जोक बनाया था कि एक आदमी हमारे एरिया में शराब पी के आता था, बहुत सारी गाली गलौज करता था, तो लोग शुरू में उसकी गाली पे हंसते थे और बाद में उसको भगाते थे। तो उसने कहा कि शुरू में तो मेरे गाली पे हंसे, अब मुझे भगा रहे हो, मेरा शराब है। एक टाइम आएगा जब मेरी नाजायज औलाद है इसी तरह से गाली गलौज करके स्टेज पे हंसाएगी, और तुम्हारी नाजायज औलाद है टिकट खरीद के उनको सुनने जाएगी, देखने जाएगी। तो उसका श्राप आज लगा है। तो मैंने उस महान व्यक्ति को फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? फुर्सत नहीं है मेरे पास। कहाँ हो? 6-7 वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ, 6-7 वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ। मैं कहा वेरी गुड, कोई अच्छा डायलॉग सुनाओ। तो 15-20 गालियाँ दी उसने मुझे। मैं कहा गाली क्यों दे रहे? ये बेस्ट डायलॉग है हमारी वेब सीरीज़ का। तो ये ऐसे लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ कि जो कह सकते कि हमारे जितने भी जो बड़े जैसे मनोज बाजपेयी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए सब करने के लिए। ये जो फैमिली मैन में, उसमें मनोज बाजपेयी कहते हैं कि वो गाली गलौज देने में कोई बुराई नहीं है, ये नहीं। तो अब मनोज को सामने से खड़ा होकर कोई गाली दे दे रास्ते, और मनोज को कोई 2-4 गाली दे दे, सह पाओगे तुम? जी बिल्कुल। तो ज्ञान झाड़ना अलग चीज़ है। आप स्टेज पर हो परफॉर्मेंस के लिए, आपको पब्लिक प्यार कर रही है, तो पब्लिक का ऐसे अपमान मत करो और रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे घर पे भी परिवार है सब, लेकिन इतने नालायक हो चुके ये सब लोग, इतने बेशर्म हो चुके हैं। बोलते हैं अरे यार OTT में सेंसर नहीं, तो सेंसर क्यों चाहिए भाई? आपका ज़मीर मर चुका है, आपके अंदर आत्मा नहीं। ये गटर की दुकान, अनुराग कश्यप, वो तो गटर ही है, ऑलरेडी गटर का दूसरा नाम अनुराग कश्यप है। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? गाली गलौज सब जगह गाली गलौज कर देता है, गंदी गंदी फिल्में बनाता है। मेहनत करके फिल्म बनाने की इनकी औकात नहीं है। और मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन शुरू में बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, अवार्ड वगैरह लेके बैठ गए, अब आलसी हो गए। अब इनको हराम के खाने का चस्का लग गया है। इसलिए देखो ना उनकी फिल्में चल रही हैं, ना उनको कुछ चल रहा है, बस उनकी ज़बान चल रही है इंटरव्यू में। और जिस दिन कोई ऑप्शन मिल जाएगा लोगों को, आज सलमान भाई ने भी बोल दिया है इंटरव्यू में कि ये OTT पर वगैरह सेंसर होना चाहिए, इससे हमारे दर्शकों के साथ हम मेहमानी कर रहे हैं, गंदगी परोस रहे हैं। और यही विषय है हमारी फिल्म जो गाली गलौज है, उसका भी विषय यही है कि भैया स्टैंड अप कॉमेडी हो या OTT हो, कहीं पर भी हो, पब्लिक प्लेस में गाली गलौज आदमी कब करता है? गुस्से में करता है। वहाँ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से में गाली। तो क्या आप एक्टिंग आपके लिए गाली गुस्सा है क्या? फिर ये दृढ़ ने क्या बोलते हैं, यार वो तो नेचुरल चीज़, नेचुरलिटी आने के लिए एक्टिंग नहीं करते, हम नेचुरल करते। तो फिर नेचुरल में लोग उस जिस कैरेक्टर पर फिल्म बना रहे हो, समझो किसी डाकू पे फिल्म बना रहे हो या किसी गुंडे पे फिल्म बना रहे हो, तो उसको तो गोली लगी है, तो गोली भी खाओ। रेवालों की गोली भी लगी है ना, कोई हमारे से कूदा है तो सचमुच कूदो भी, वहाँ तो एक्टिंग करोगे। और जहाँ एक्टिंग करने वहाँ नेचुरलिटी के बहाने ये सब करोगे। असल में ये सब ढोंग है।
बर्बाद हो चुके हैं ये लोग, नशेड़ी लोग हैं ये जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे ये। बिल्कुल। मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हम लोग दारू मंगाई, फिर ये जितने भी सो कॉल्ड जो 80-90% थिएटर वाले हैं ना, ये गंजड़ी ही है, शराबी ही है। और आपके टाइम पे होता था कि कॉमेडी आप रियल लाइफ इंसिडेंट से आप लोग ऑब्जर्व करते थे और उस पे बेस्ड होती थी आपकी बिल्कुल होते थे, और क्योंकि आज भी हाँ। आज भी वही होगा, आगे भी वही होगा। ये दुकानें बंद होने वाली है, हाँ। क्योंकि क्या वैसे भी आप मुझे बताइए कि पब्लिक को या जो युवाओं को जो पता चल जाएगा, जो लड़के लड़कियां वहाँ पे टिकट खरीद के जाते हैं गाली गलौज सुनने के लिए, हालांकि उनको तो गाली मिलना ही चाहिए, जो ऐसा काम करते हो गाली डिजर्व करती है, और उनको माँ बाप की गाली मिलती है तो वो माँ बाप भी डिजर्व करते हैं गाली। लेकिन उनको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि यार गाली गलौज करने से ही रिस्पॉन्स मिलता है, ये वो मिलते हैं। लड़कियां भी आजकल दिल्ली में मैंने सुना कि 2 पीस में वो लड़की घूम रही थी मेट्रो में, है ना, उर्फी जावेद। तो सबको अगर ऐसा पता चले कि यही तो इनका कॉम्पिटिशन तो आसान है। हर लड़की को करना क्या है, अगर यही से मानसिकता बना है तो फिर लड़कियां और लड़के सब यही गाली गलौज करते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे, तो उनका कॉम्पिटिशन तो और बढ़ते रहेगा। मुश्किल काम कौन है? मुश्किल काम है अमिताभ बच्चन बनना, मुश्किल काम है माइकल जैक्सन बनना, मुश्किल काम है लता मंगेशकर बनना, मुश्किल काम है सचिन तेंदुलकर बनना, मुश्किल काम है जॉनी लीवर बनना, जो 40 साल से स्ट्रगल अपना काम कर रहे हैं और आज तक उनको कॉमेडी का बाप कहा जाता है, और इनको कॉमेडी की खाक कहा जाता है। कॉमेडी मतलब ये तो है ही नहीं किसी लायक। जैसे कि तन्मय भट्ट हो गए, जाकिर हो गए, किसका नाम ले रहे आपको तो गंगा अमृत मुंह में डालना चाहिए भी। तन्मय भट्ट से आपकी जो है आपने काफ़ी कहा है उनके बारे में, उनके अगेंस्ट। देखिए बॉलीवुड के जो कलाकार हैं ना वो भी बहुत दोगले हैं। जैसे एक कमीना है ऑलरेडी करण जौहर, उस कमीने को इतनी शर्म आनी चाहिए, वो LGBT का मजाक उड़ा रहा है वहाँ पे, और वहाँ के जाके ऑल इंडिया AIB पूरा नाम भी नहीं ले सकते। हाँ नहीं ले सकते, आप सोचिए, और वहाँ जाके उनको प्रमोट कर रहा है। कमीने तो हमको नहीं प्रमोट कर सकता। हाँ, माँ भाव का क्या है, हाउ आर यू, हु आर यू। मैंने कहा हाउ आर यू और हु आर का जवाब तुम्हारा एक ही है, आई एम गुड। ये जो हाई सोसाइटी इलीट लोग होते हैं ना, ये जैसे करण जौहर वाले जो ग्लोबी हैं, ये लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। आपकी जो कॉमेडी है ना, आपकी वहाँ शो में बैठी थी दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर, अर्जुन कपूर। हाँ। ये क्या है, ये कलंक है, ये कौन है ये लोग, ये क्या है? अच्छा, इनको लेकर फिल्म कलंक भी बनाई उसने। क्या है ये करण जौहर, क्या है ये? क्यों उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? पैसा मिल रहा है इसलिए कुछ भी करोगे आप। और कल को अगर आपको कोई लोग सचमुच आपको गाली दें, आपके कपड़े फाड़े, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। फिर आप काम वो कर रहे हैं जिससे इज्जत नहीं मिलेगी। खुद अपमानित हो रहे ना, खुद ही तो अपमानित हो रहे हो आप। तो फिर आपको इज्जत, कोई अगर बाहर कोई अपमानित करेगा तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि बाहर इज्जत मिलेगी। इज्जत जो है ना वो कमानी पड़ती है, वो खरीदी नहीं जाती। और इनके अंदर वो औकात नहीं है। ये जो दोगले लोग हैं इनकी वजह से कीड़ा बने। इसलिए साउथ की फिल्में क्यों आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले गंदे नंगे हो चुके हैं। इनके पास ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना हीरोइन में कुछ बचा है, ना हीरो में कुछ बचा है। सभी नहीं, लेकिन 90% तो बॉलीवुड कचरा हो चुका है, कूड़ा हो चुका है। और साउथ के लिए मैं बहुत बधाई दूंगा कि चलो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तन्मय भट्ट का तो कनेक्शन भी बॉलीवुड से रहा है, बचपन से उसने कभी खुशी कभी गम में भी था ना वो, तो वो चीज़ कहीं पर भी रहा हो, वो कहीं रहने लायक नहीं हो। ये सब कोई भी, इनमें से कोई भी, इवन लड़कियां, ये तो मैं तो लड़कों की तुम अब तो ज़माना पूरा हो गया। ये इन जो निकमों का आप नाम ले रही है, इनका तो ज़माना पुराना हो गया। अब जो लड़कियां आके आप कभी सुनिए, ओह माय गॉड, उफ। फीमेल कॉमेडियन जो है, नहीं, मर्दों को बस सुनने में तकलीफ होगी, जैसे वो बोल रही है सुनने में भी तकलीफ होगी। आपके मुंह में भी गंगाजल और कान में भी गंगाजल डालना पड़ेगा आपको। इतना वो उनको मुंह का बाबासीर है लड़कियों को। क्या बोलती है, क्यों बोलती है इतना, क्या पालेगी तू, ये सब करके। और घर वाले भी हालांकि परेशान हो गए, घर वाले वो तो यही कहते कि हमारे घर को हम पैसे देते तो खुश हो जाते हैं। मैंने कहा भाई तो इससे अच्छा कोटा ही खोल ले, तुम्हारे घर वाले कोटा खोल ले और बिठा दे अपनी बेटी को कि भाई चलो आ जाओ। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत बेशर्मी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि कला जो है वो भगवान की देन है और उनका सम्मान होना चाहिए और दर्शकों का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। ये जो भीड़ नहीं, ये लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये जनता है, ये जानता है। यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। ये हस्ती है, इनकी वजह से हमारी हस्ती है।
पर क्या है ना कि इनके लिए जो है फैमिली बैठकर नहीं देखती है इनको, ये सिर्फ कैफेज में या स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं ना, इनका एक अलग ऑडियंस का ग्रुप बना हुआ है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, माँ बाप ने तुमको पढ़ाए लिखे, अब इनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे जी बिल्कुल, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम लोग इंग्लिश में ही कॉमेडी करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, जब शुरुआत हुई थी स्टैंड अप की, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी कल्पना सीमित रही होगी। आज आपके पास पूरी दुनिया है, तो आपके पास कंटेंट तो बहुत होना चाहिए। अगर आप एंकरिंग की बात करें तो एंकरिंग पे इतना कंटेंट होना चाहिए आपके पास में, कैमरे पे इतना, हर चीज, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो और क्रिएटिव है तो जब नए नए हम लोग आए थे तो वो बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहे थे, और ये पूरी दुनिया का ज्ञान लेके गटर का मतलब वो काम कर रहे हैं जो अनपढ़ जाहिल को भी पसंद नहीं आएगा। अनपढ़ से भी गए गुजरे हैं आप लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ है आप लोग, तो क्या फायदा आपकी इतनी पढ़ाई का कुछ होगा। अगर आपको इतना नॉलेज है तो आपको माइक पकड़ के ऐसा बोलना चाहिए ओ हो कि क्या, कितना बड़ा ग्लैमर है आपके पास में। आप स्टेज पे खड़े हो, 100 लोग सुन रहे हो, और कर क्या रहे हो आप लोग, गाली गलौज कर रहे हो, कितना 2 कौड़ी का काम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इनका पीआर स्ट्रांग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ना, यस, ये जो प्रमोट किया जाता है, सो कॉल्ड जो लड़के लड़कियां भी भ्रम में इसलिए आती है, उनको लगता है कि यार ये देख रहे हैं, मेरी सहेली भी देख रही है, मेरा फ्रेंड भी देख रहा है, तो वो पसंद कर रहे, तो मैं कहीं बैकवर्ड ना हो जाऊं। उस चक्कर में जैसे होता ना कि शुरू में वो हुआ था कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, ओ माय गॉड बहन जी टाइप की तू, उसको मतलब जो लड़की अगर बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहती है तो उसको अपमानित किया जाता था कि तू जिंदा ही क्यों है, फिर पीयर प्रेशर। हाँ, तो उस चक्कर में फिर वो एक नहीं 5 बॉयफ्रेंड बना रही है ना, फिर आगे चल के फिर डिप्रेशन, फिर ये, फिर उससे शुरू। तो देखिए, जो भी अच्छा बुरा है, जो भी जो आपका हक है वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन पब्लिकली जब आपको एक मौका दिया जाता है कि भैया आप पब्लिक के सामने आओ, तो उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऑडियंस को आप गाली गलौज नहीं कर सकते, और जो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप, तो वो तो बच्चे हैं, आप दीपिका को क्या बोलोगे मुझे बताइए ना। आप दीपिका को, आलिया भट्ट की माँ को, करण जौहर की माँ को, और इन सबको क्या बोलोगे आप मुझे बताइए, सोनाक्षी को क्या बोलोगे। ये तो लौंडे लफाड़े जो सुनने कॉलेज में आते हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं, उनका कोई फ्यूचर भी नहीं। जो 20% जो बिगड़ा हुआ युवा है ना, इनका कुछ नहीं होना है। ये माँ बाप के भरोसे रहे हैं, माँ बाप पे बोझ रहे हैं, और आगे चलकर देश पे बोझ आएंगे, और ये कहीं गांजा मारते हुए मारे जाएंगे, इनकी लाशें मिलेगी, इनकी तलाशी भी नहीं मिलेगी, पर क्राइम पेट्रोल बनेगा सिर्फ, और वो भी कोई और इनकी दूसरा कोई इनकी एक्टिंग करेगा। जो 80% देश का युवा जो है वो हमारा भविष्य है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप कितना बढ़िया काम कर रही है, कोई राष्ट्रपति है, कोई कुछ है, कोई महिलाएं कितना आगे बढ़ रही है। और ये जो 20% उर्फी जावेद टाइप की जो लड़कियां हैं, इनको महिलाओं को ही चाहिए कि इनको सबक सिखाए, क्योंकि जो सुविधाएं महिलाओं के लिए कानून से मिल गई है या समाज से मिली है, उसका गलत फायदा ये उठा रही है। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू कपिल शर्मा शो। जी, कपिल शर्मा शो का जो एक कॉमेडी का जो लहजा है, तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद है। फैमिली शो है, तभी इतना बड़ा शो है। कपिल शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कपिल को मैंने शुरू से देखा है, मेरे सामने वो बंदा आया, 0 से हीरो, आज उसका इतना बड़ा नाम है। कपिल शर्मा स्टार नहीं, इज अ स्काई, वो आसमान है। उस आसमान के तहत बॉलीवुड पल रहा है। बहुत खूब, सही कह रहे हैं आप। प्रमोशन के लिए सब वही, किसी का भी शो, किसी की भी फिल्म, तुर्रम खान, तोफ खान को ना, कोई भी बड़ा हो, सब वहाँ के माथा टेकता है, अगरबत्ती लगाता है, कपिल देवता को प्रणाम करता है, तब जाके उनकी फिल्म को रिलीज के लिए रास्ते मिलते हैं। हाँ। वो आदमी आज भी पुराने कलाकारों को, पुराने दोस्तों को, हम सबको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत मानता है। वो ये कहता है कि बॉलीवुड के सब लोग आते हैं मेरे पास, वही करते हैं, लेकिन मुझे उनसे वो दिल वाली बात, सबके साथ दोस्ती है बोले, लेकिन जब मैं आपके साथ बैठता हूँ या अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो पूरा कोशिश करता है कि हमारे साथ में रहे। आज भी जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग हमारे खास है, तो उसमें जैसे मैं कपिल को अगर मैसेज करूँ, हाँ, और किसी लौंडे लफाड़े कोई कैरेक्टर को, आर्टिस्ट को अगर मैसेज करूँ मैं, तो इसका रिप्लाई दोस्तों आए भी ना, हाँ, जिसने 1-2 सीरियल में काम किया, छोटे मोटा जो हमारे मराठी में कहा कि उगड़ेला बेटला लुगड़ा, उसको कपड़े मिल गए तो वो परेशान हो गया। कितने कमज़ोर है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब पा जाते हैं थोड़ी सी बुलंदी अपनी औकात भूल जाते हैं। इस टाइप के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनको मैसेज करो तो रिप्लाई भी नहीं आएगा। कपिल को मैं तुरंत अभी करूँ मैसेज तो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, सोनू निगम जी को करूँ तो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, मास्टर गणेश आचार्य जी को करूँ तो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, जॉनी भाई जी को करूँ तो तुरंत रिप्लाई। ये बड़े लोग क्यों हैं इससे पता चलता है।
तो इनसे ये सीखो भैया कि गुरु भी अच्छे हैं, चेले भी अच्छे हैं, भाई भी अच्छे हैं, बेटे भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं, तो ये कलाकार भी अच्छे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि कपिल शर्मा इतने हम्बल नेचर है, जीरो से हीरो बनते आपने देखा है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, लेकिन ऐसा क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कि उनका झगड़ा सुनील ग्रोवर से हो गया? क्यों हो गया होगा? दोनों ही बहुत खूब, उनका दोनों का नेचर बहुत अच्छा है, क्या बात हुई होगी, क्या लगता है? सुनील ग्रोवर जो है, देखिए क्या दोनों का अपना अपना, जो काम कपिल कर सकता है वो सुनील ग्रोवर नहीं कर सकता जी, ठीक है, जो सुनील ग्रोवर सकता है शायद वो कपिल ना करे। अब दोनों ऐसे महान कलाकार एक साथ में आए तो उस मंच को एक नयापन मिला, यार ये भी कमाल है, ये भी कमाल है, ये भी कमाल है, उसका भी वेट कर रहे हैं लोग, इसका भी वेट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो अब कपिल के शो में दूसरे लोग आकर कोशिश कर रहे हैं उसको चमकाने की, लेकिन इसके पास से कपिल नहीं रहा, और शायद अब वो 2-4 शो लेके आए भी थे सुनील ग्रोवर, लेकिन मामला नहीं पाया। तो मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे कि भैया आप लोग एक साथ में आइए, एज ए फैन मैं कह रहा हूँ भाई, मैं आप मुझे कोई बड़ा कुछ भी मत समझो, एक एज ए कॉमेडी का फैन कह रहा हूँ कि आप लोग करो, तो नहीं कर पाए और कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब थोड़ा भी आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या हुआ होगा? मतलब दोस्तों यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेलसी फैक्टर था, हो भी सकता है, हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है उस स्टेज पर शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो गई, बिल्कुल हो सकता है। और वो शो कपिल शर्मा जी का है, तो उनको जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल, लोगों ने ये कहा कि सुनील ग्रोवर ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है, ऐसे लोग भी भड़काने वाले बहुत नहीं, बीच में ऐसा हुआ भी था कि गुत्थी पूरे दुनिया में लोग कपिल शर्मा को सिर्फ गुत्थी मैंने कहा ना कि गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर जैसा काम कपिल नहीं कर सकता, कपिल का वो जॉनर नहीं है, लेकिन कपिल का काम भी सुनील ग्रोवर नहीं कर सकता जी। दोनों अलग है ना, कि भैया जैसे वेज और नॉन वेज कह सकते हैं, दोनों का अपना एक दुनिया है अपनी, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन है, ठीक है, ओके। तो वो जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि दोनों को समझना चाहिए, आपस में आ जाना चाहिए, तो सच्ची बात क्या हो सकती है। क्योंकि वो बाबा जी का ठुल्लू जो है वो हर जगह शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं कपिल शर्मा जी जो हैं वो ओवर शैडो हो रहे थे। हाँ, उनके तो लोगों को मौके मिल जाते हैं बात करने के। अब देखिए वहाँ से शो सुनील ग्रोवर निकले, उन्होंने शो लाया, अगर वो चल जाता तो फिर जाहिर सी बात लोग ये कहते कि भैया सुनील ग्रोवर सही थे, मतलब दम तो कर अब नहीं शो नहीं चला, तो सुनील ग्रोवर को भी लोग कानों में बोलते हैं कि यार तुमने गलत कर दिया। लेकिन चलो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी जगह पे दोनों ग्रेट है, अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक साथ आ जाए तो सोने पे सुहागा। हाँ बिल्कुल सही। मिस तो करते हैं ऑडियंस, ऑफ कोर्स व्यूअर्स मिस करती है। और कृष्णा अभिषेक जो है वो भी अब शो पर नहीं दिखाई देते, तो उनका क्या रीजन है नहीं रहने का उस शो पर? कृष्णा अभिषेक जो है वो मुझे लगता है कि वो एक तरह से देखा जाए तो गोविंदा जी के साथ भी उनका कुछ चलता रहता है, कुछ वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग करना चाहते होंगे, या कुछ ऐसा होता कि अलग गैप ले गया होगा कुछ, मुझे लगता है। क्योंकि कृष्णा के साथ में मैंने अभी वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं, इज़ वेरी गुड एक्टर, आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा एक्टर है, तो हो सकता है एक्टिंग में, क्योंकि वो बेसिकली एक्टर है, पैदाशी एज ए हीरो ही भोजपुरी फिल्मों में फला वगैरह हीरो किया था उसको, तो उसको लगा शायद ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इस टाइप से मुझे होता ना आर्टिस्ट को, जैसे मैंने कहा ना कि भाई मुझे करोड़ रुपए दे देंगे तो मैं गंदगी नहीं करूँगा, तो उनको शायद ऐसा लग रहा है कि यार अब ये कितना मैं करूँगी, मुझे तो वो करना है ना, एज ए हीरो आना है, एज एन एक्टर काम करना है। तो जो मैं कर रहा हूँ वेब सीरीज, उसमें वो सुनील हिंगोरानी की है, जिन्होंने राम अवतार बनाई थी जी, तो उनकी वो फिल्म है, तो वेब सीरीज है, और उसमें बहुत बढ़िया है, एज ए मेन लीड बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है, बुरा तो इनमें से कोई भी नहीं है, वक्त में कभी कभी एक आध कदम आगे पीछे हो जाते हैं, और उस शेर था ना कि एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, शौक में एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। सबसे पहले मुनावर और आपकी बात कर लेते हैं। लॉकअप में वो गए थे, उस सीजन में आपको इनवाइट किया गया था शो पर, कंगना भी वहाँ मौजूद थी, ऐसा क्या हो गया कि आपने मुनावर की धज्जियाँ उड़ा दी शो पर जाकर? मेरा वही कहना है, मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं यही कहता हूँ कि भैया कलाकार हो, सरस्वती पुत्र हो, स्टेज पे आपको आना है तो माँ सरस्वती की पूजा, हम लोग आज भी स्टेज पे जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। इवन बियर बार में मालूम है क्या, जब मैं काम करता था बियर बार में, छोटा मोटा काम करता था, वहाँ ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत, डांस बार की शुरुआत साईं बाबा की आरती से होती थी। क्या बात है।
और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अब बहुत अजीब बात कर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो जहाँ पे जो महिलाओं का एक तरह का काम होता है, जैसे हाँ कह सकते हैं कि जो वहाँ पर भी लोग औरतें पूजा पाठ बहुत करती है। अच्छा। बहुत पूजा पाठ करती है। आपने शायद वो पिक्चर देखी हो ना, पारो की, चंद्रमुखी। वहाँ एक बाकायदा पूजा का, काली पूजा का गाना भी है। चंद्रमुखी। आप ये उठा के देख लीजिए, काठियावाड़ी पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि वो पूजा पाठ। तो हर कला या हर एक जगह पे भगवान का नाम लिया जाता है, किया जाता है, नियत देखी जाती है जी। और वो मजबूरी देखी जाती है कि भाई वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसका कुछ मजबूरी है, उसका फल एक मजबूरी है। आप माइक लेके स्टेज पर पढ़े लिखे हो, सो कॉल्ड है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, तो फला है क्या, है तो गे लगता है, ये तो टिंडर पे है फला, मतलब इस टाइप की, तेरी माँ पॉर्न देखती है क्या, इस टाइप की बातें कर रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम। सो मुनावर जो है उनको आपने आप उनका कोई भी एक वीडियो उठा के आप पूरा देख लीजिए और आपको अगर हजम हो जाए तो परिवार को दिखा दीजिए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं कल ही ट्रेन करके बॉम्बे गाँव निकल जाऊँगा वापस। इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो परिवार के साथ देखा जाए या झेला जाए। ये तो खुद कहते हैं, ये तो खुद कहते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है, और सच में इनकी कोई औकात नहीं। तो फिर उस शो के बाद जो जब मुनावर वहाँ से निकले लॉकअप शो से, उसके बाद जो है उन्होंने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस बनाए सोशल मीडिया पे, मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, ट्रोल किया। और मैं उसके लिए रेडी हूँ, मुझे पता है। देखिए जिसके पास जो होगा वही देगा ना। हाँ। आपके पास सम्मान है तो आप मुझे सम्मान दोगे, आपके पास अपमान होगा तो आप मुझे अपमान दोगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सम्मान करना सीखा, अच्छी बात करना सीखा तो मैं करता हूँ। आपके माँ बाप ने जो आपको संस्कार दिया आप दे रहे हो मुझे, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपकी परंपरा है। सो आप जो है, आपके इतने सारे कंटेम्प्रेरीज हैं, काफ़ी सारे जो दिग्गज कॉमेडियंस हैं, आप सब एकजुट होकर क्यों नहीं एक एसोसिएशन करके आप इन चीज़ों को? अभी मैं बना रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली एसोसिएशन पर एक ग्रुप बन रहा है, जिसके तहत सारी बातें मैं रखूँगा। उसमें मेरी रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट। ये बहुत तो जितने देश और दुनिया के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसमें ये नहीं कि मैं कोई बहुत सिखाने का या कोई बहुत बुद्धिजीवी काम नहीं करूँगा मैं, या कोई ऐसा नहीं। हम सब मिल के रहेंगे, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, विचार, किसी को मेडिकली ज़रूरत है, किसी को कुछ फाइनेंशियली, कुछ कोई कहीं कोई शो आ रहा है, आर्टिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इवेंट वाला वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, ये कहीं कोई शो ऐसा शुरू हो रहा है, टीवी शो शुरू हो रहा है वहाँ तक, तो ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे एक अपने ऑफिस में बैठ के एक कार्यालय शुरू करूँगा, वो मैंने सोचा है। और हाँ यस, मेरा सिर्फ यही रहेगा कि हेल्दी काम करो, अच्छा काम करो, साफ सुथरा काम करो, तो करते रहेंगे और आवाज़ इस तरह से उठाई जा सकती है। वो उठनी शुरू भी हो गई है। सलमान खान ने बोल दिया बात खत्म है। जी बिल्कुल, सलमान खान ने बोल दिया बात खत्म है। चलिए, दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि आपको, वैसे कंट्रोवर्सी तो नहीं है बट समवॉट, बिग बॉस से आपको 4 बार ऑफर आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि मैं बंद दीवारों में नहीं रह सकता, और शायद कुछ पेमेंट का भी इशू था। क्या है वो पूरा? फर्स्ट टाइम जब एहसान कुरैशी गए थे तब मुझे ऑफर होता, तो मैं कहीं कुछ जगह पे बिजी था तो एहसान कुरैशी गया। सेकंड टाइम में मेरी और राजू जी की उन्होंने रखी थी, राजू भाई को उन्होंने फाइनलाइज किया था, फिर मुझे दोबारा फ़ोन नहीं किया। थर्ड टाइम उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और मुझे पूछा कि आप क्या करेंगे ऐसा वहाँ पे जाके, तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, बोले क्या करेंगे, तब मुझे समझ में आया कि ये लोग वहाँ जो बोलते हैं बिग बॉस के घर में अहिंसा के लिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं। इसका मतलब कि करो, वरना टीआरपी कैसे बढ़ेगी। और दूसरी बात तो दुनिया भर के, मतलब कह सकते कि छटे हुए लोग वहाँ पर आते हैं। आप सोचिए अपने अपने एरिया से भगाए गए लोग वहाँ पर आते हैं, है ना। तो एक तरह से तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई मैं तो जैसे मैं हूँ वैसे रहूँगा वहाँ पर, ऐसा सुनील पाली रहूँगा, मुझे गुस्सा आया तो गुस्सा भी दिखाऊंगा, नहीं आया तो नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकता, और कितने दिन एक्टिंग करेगा आदमी। अच्छा तो फिर आप और कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप की हल्की हल्की बातें, तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया किसी का कि अरे आप परसों जा सकते हैं क्या। तो बोला परसों मतलब भाई मैं तो कहीं बाहर हूँ, कुछ वो तो काम में रहे। नहीं तो फिर डॉली बिंद्रा को उन्होंने डाला था, डॉली बिंद्रा की जगह मुझे फिर डॉली बिंद्रा। मतलब डॉली बिंद्रा तो ये बहुत पुरानी बात है, वही आई थिंक बिग बॉस 4 या 5 की बात है। तो ऐसा तो फिर मुझे समझ में आया। और दूसरा क्या है, मेरे को मैं राइटिंग माइंड का बंदा हूँ, मेरे दिमाग में जब तो थॉट पेपर पे ना उतार दूँ मैं जी, तो उन्होंने पेपर कलम के लिए भी मना कर दिया था, बोले नहीं आप
ले जा नहीं सकते, मोबाइल ड्राफ्ट तो छोड़ ही थे, वो सब लिख भी नहीं सकते। तो इन्हीं से मुझे टोटलिटी में ये लगा। फिर मैंने ये नोट भी किया कि वहाँ से जो लोग बाहर निकलते हैं उनका कुछ होता नहीं है। 4 दिन की चांदनी, कुछ कमी लोग हैं, शहनाज गिल हो गए या सनी लियोनी। शहनाज गिल भी कितने दिन चलेगी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड तो है नहीं वो। अच्छा, आपको रहमो करम पे सलमान भाई ने 1-2 फिल्में दे दी, सीधी सी दिखती बात है ना। हाँ मैं आ जाऊँगी तो दुनिया में आया तो ये, एक तो पहले तो बहन जी ठीक से प्रॉपर लड़की तो दिखो तुम अच्छे से, ठीक है, माफ़ करना उसके लिए मैं गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई वो शुरू में 2-4 दिन ठीक है, ये सारे लौंडे लफाड़े जो है वो मुझे नहीं लगता कि लंबे नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने काम पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पीआर पे ध्यान दिया। काम से प्यार करो, काम से प्यार करो, काम का पीआर मत करो, तो ये काम का पीआर करते हैं। शहनाज गिल का एक लॉबी बन गया है सलमान वाला, तो इसलिए उसको फायदा। वही सलमान भाई का है हाथ है, जिस पे सलमान भाई का चाहे लड़की हो लड़का हो 2-4 साल चल जाते हैं, उसके बाद फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सलमान भाई ने कई लड़कों पे लड़के को भी सपोर्ट किया था, आशीर्वाद दिया था, नहीं चल पाया। देखिए क्या सलमान भाई का भी हाथ बड़ा बुरा है, वो जिसको आशीर्वाद देते हैं, आप एक आदमी उठा के देख लीजिए कुछ जो चलाओ। नहीं काफी एक्ट्रेस है जो नहीं चल रहे, जरीन खान हो गई, स्नेहा उलाल हो गई, बताइए स्नेहा उलाल से बड़ा क्या एग्जाम्पल, फिल्म का नाम लकी था और खुद अनलकी थी साबित हुई। स्नेहा उलाल से बड़ा क्या एग्जाम्पल, ये मास्टर गणेश चाचा की जो असिस्टेंट थी उनको उठा के देख लीजिए, जितने लोगों को उन्होंने लॉन्च किया वो आज कहीं भी नहीं है, करेक्ट। तो ऐसा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेजी शाह हो गई, वही मैं कह रहा। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर बात पैदा करो, रहमो करम पे आपका मामला नहीं जमेगा। एक बार काम मिलेगा, 2 बार काम मिलेगा, तीसरी बार को साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो खुदा हाफिज, बाय बाय, मजा आया, टाटा। करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि अब वो लोग अगर काम करें तो उनके अंदर बात हो तो करें, लेकिन फिर वो समय निकल जाता। तो मैं कहता हूँ कि रहमो करम पे तो काम होता ही नहीं है। एनीवेज, तो ये बिग बॉस का जब मैंने देखा कि बड़े से बड़े कलाकार उसमें जाने के बाद उल्टा जीरो हो गए। राइट, गालियाँ खा रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, और गाली से आपको सख्त नहीं, सख्त नहीं होता। क्या है, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? अच्छा, वहां पे जगह उल्टा पोल खुल जाती है, लड़कियों को अंडा भी नहीं बनाना आता है, लड़कियों को पानी गर्म करना नहीं आता, लड़कों को वहां पर साफ सफाई गंदे रहते हैं। सब सेलिब्रिटी स्टेटस भी उनको दिखाना होता है ना कि हमारे यहाँ मेड है और यहाँ हम नहीं करते थे, वो थोड़ा एक्ट भी करते हैं उस तरह से, चाहे उन्हें आता सब काम होगा, ये भी होता है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू डिफरेंट कंट्रोवर्सी, आपने मनोज बाजपेयी जैसे मंचे हुए कलाकार, फाइनेस्ट एक्टर को आपने कहा वो गिरा हुआ इंसान है, 1 नंबर का घटिया इंसान है, फैमिली शो बर्बाद शो है, और आपने इस तरह से बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स किया है, क्या वजह थी इसकी? उठा के देख लीजिए, आप उनके फिल्में देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, अभी जो 2-4 सालों में जब से OTT का नाटक शुरू हुआ है, आप वासेपुर से शुरू कीजिए। उस आदमी ने हर डायलॉग में गालियाँ दी है, इंटरव्यू में गालियाँ दी है, इंटरव्यू में विजय राज और उसका एक वीडियो है, उठा के देख लीजिए, वहाँ भी गालियाँ दे रहा है। फिर अपनी खुद की फिल्म लॉन्च की थी 7 उचक्के, उसमें उठा के देख लीजिए गालियाँ। एंड फैमिली मैन तो आप देख ही रहे हैं, बात पे गालियाँ दे रहा है वो आदमी, डॉक्टर के पास जा रहा तो वहाँ गालियाँ दे रहा है, बाइक भगा रहा तो उसमें गालियाँ दे रहा है। तो मैं उस मनोज बाजपेयी की रिस्पेक्ट करता था जो देखो मात्रे था, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, बड़ा क्या। इस मनोज बाजपेयी को मैं, जो आपने कहा ना, मैं ऐसे ही करूँगा कि वो उनके लिए मैं जो गालियाँ देता है वो सारी गालियाँ उनको मैं 100 गुना ज़्यादा दूंगा। फिर उन्होंने, जब उनको पता लगा कि आपने ऐसा कुछ कमेंट किया है, तो उन्होंने कहा उनको कहिए मेडिटेट करें सुनील पाल जी। क्या मेडिटेट किया आपने? मेडिटेट मुझे मेरा जो काम है वो मैं कर ही रहा हूँ और वो आगे भी करता रहूँगा। मुझे मतलब मैंने अपने आप को मनोज बाजपेयी से कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए सोचा कि थैंक गॉड मुझे मनोज बाजपेयी नहीं बनाया आपने, थैंक गॉड मुझे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनाया, क्योंकि अपने ज़मीर को मार कर अगर आप अमीर हुए हो तो यू आर एज गुड एज कॉल गर्ल। पर यहाँ आयरनी ये है कि मनोज बाजपेयी बहुत ही मेथड एक्टर हैं, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो फिर मेथड एक्टर है। हाँ, तो फिर आप एक्टिंग से क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? आप गाली गलौज से क्यों आगे बढ़ रहे हो? मतलब जैसे है कि अगर मुझे किसी पार्टी में एंट्री करनी है, स्क्रिप्ट का पार्ट होता है और वो उनकी चॉइस होती है, तो शायद उन्हें पसंद है ये करना। तो कौन से स्क्रिप्ट का जो पार्ट होता है वो गाली गलौज होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गब्बर सिंह से बड़ा विलन कोई हो सकता है? गब्बर सिंह तो कोई गाली नहीं दी। अमरीश पुरी से कोई विलन हो सकता है? उन्होंने तो कोई गाली नहीं दी। ये तो विलन है ना। शान में शाकाल विलन, शाहरुख खान की मम्मी का फेवरेट विलन था वो। ये आपके बहाने हैं। और गाली आप घर में अपनी बीवी को, बेटी को दे सकते हो क्या? दो ना।
जब फिल्म में दे सकते हो तो बेटी को भी दो, कैरेक्टर निभा रहे हो ना अपने बाप का। जी जी। अपनी बेटी को दो, बहन को दो, बीवी को दो, वहाँ कैरेक्टर, वहाँ आपका कैरेक्टर क्या मर जाता है आपका। स्क्रीन पे गाली आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको लगता है कि एक सो कॉल्ड थका हुआ हमारा तबका है जो मतलब इतना गया गुजरा है कि उनके ना पास कोई रिस्पेक्ट है ना कोई काम है, टोटल गया गुजरा है। इनफैक्ट आपने मिर्जापुर जो है वेब सीरीज, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी राय नहीं रखी है। अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार बिल्कुल दी गाली उन्होंने, बिल्कुल दी है, और पंकज त्रिपाठी को नहीं देना चाहिए, उनकी बेटी है खुद की। आप अपने बच्चों के सामने ये सब करते हैं क्या? काम क्या है आपके लिए, मुझे ये तो पहले बताओ। आप कौन हो, एक्टर हो या आतंकवादी हो, कौन हो आप क्या सफाई दे रहे हो? आपका 5 मिनट का इंटरव्यू देखता हूँ मैं मनोज बाजपेयी का, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने दारू पिया, फिर मैं उधर गया, फिर उसने मुझे दारू मंगाई, फिर मैं इधर दारू मंगाया, फिर हम लोग दारू पी रहे थे, फिर वो दारू पी गए, फिर मैंने दारू पी ली, फिर उसको दारू पिला दी। अबे साले तो कुछ काम ही नहीं तुम्हारे पास में सिवाय दारू पीने के। ये थिएटर आर्टिस्ट क्या पगला गए या क्या गए? दूसरों को एक्टर समझते नहीं ये लोग, इतने एटीट्यूड वाले होते हैं ये लोग। इनको, इनमें से 90% को लोग जूते से मारेंगे किसी दिन। इतना एटीट्यूड किस बात का भाई? अबे कोई कैरेक्टर तुम्हारा चल गया है, कहीं में किसी में तुम भिखारी बने थे, किसी में तुम चोर उचक्के बने थे, किसी में तुम खूनी बने थे, दरिंदे बने थे, वो तुम्हारा लुक भी वैसा था, चल गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रेट एक्टर हो। कमर्शियल एक्टर को गाली देते हैं, बोला वो ऐसा करते, वो डांस करते, तो तुम्हारी औकात है डांस करने की? कर सकते हो तुम डांस? राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, औकात है तुम्हारी इनके आसपास भटकने की? तुम खुद का कर नहीं सकते, और उनको तो, और उनके जो सो कॉल्ड नशेड़ी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा काम करो। मैंने कहा मनोज बाजपेयी ने जब सत्या पिक्चर की थी और ये 2-4 फिल्में जो की थी, मैं उनका फ़ैन हो गया था। नवाज का भी मैं फ़ैन हो गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी इमेज को खुद खराब किया। आप मुझे खुद बताइए ना कि फैमिली में कैसे इनको देखा जाता है, और देखते हैं जो फैमिली वाले जो लोग हैं और जो इनकी पैरवी करें। मैंने कहा ना वो PR है, वो PR है। जो आप कह रहे हैं कि लोग बोलते कि अच्छे कलाकार है, फलाकार, कुछ नहीं। अपनी फिल्म को अवार्ड दिलवाने के लिए कोई भी करेगा। आज अनुराग कश्यप फिल्म बनाएगा तो उसमें कितनी गंदगी हो, कितनी आप देखिए, बाहुबली से बड़ी हिट पिक्चर नहीं हो सकती, पुष्पा से बड़ी हिट फिल्म नहीं हो सकती, RRR से बड़ी हिट फिल्म नहीं हो सकती। एक गाली बता दीजिए उसमें, एक एक्सपोज बता दीजिए लड़की ने जो अपना ब्रा या पेंटी और जो 2 पीस पहना हो, बता दीजिए। सो ऑन पॉइंट, ठीक, आई एग्री। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म उठा के देख लीजिए जो हिट है, सुपर हिट है जी। तो जो सचमुच कलाकार होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पुष्पा तो आज की फिल्म है, RRR तो आज की फिल्म है। इनको फुर्सत नहीं फालतूगिरी से, और फिर बाद में सफाई में क्या बोलते हैं, अरे सब पसंद करते हैं। कोई पसंद नहीं करता भाई। 4 पैसे तुझे मिले, तेरी रोजी चल रही तो जा अपना ज़मीर बेच, नंगा नाच, इसी के लायक है तू। दूसरा कंट्रोवर्सी ये था कि कपिल शर्मा के शो पर कॉमेडियंस को बुलाया गया था, यूट्यूबर्स जैसे तन्मय भट्ट और जाकिर, कुशा कपिला, ये सब सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए रहते हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है इनकी। पर आपने खुद के यूट्यूब चैनल पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि ये शो, लोगों को कह रहे थे, उनको हिदायत दे रहे थे कि आप ये वाला शो नहीं देखना। ऐसा क्यों कर रहे थे? इतना पर्सनल ग्रजेस आप क्यों दिखा रहे थे? नहीं, क्योंकि वो शो आपका नहीं है, क्योंकि तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों? हाँ, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि भैया देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी मुझसे जुड़ी हुई है जी, मेरी रोजी रोटी है, मेरी दुनिया, मेरी पहचान ही स्टैंड अप कॉमेडी है। मेरा घर, मेरा परिवार, मैं सब कुछ, मैं क्या हूँ, अगर मैं कॉमेडियन नहीं तो मेरी जैसे शक्ल सूरत वाला आदमी तो कोई वॉचमैन भी ना बोले, हालांकि वॉचमैन भी मुझसे ग्रेट है, ठीक है, कोई मुझे खड़ा भी ना करे। जिस जगह पे माँ सरस्वती ने मुझे खड़ा किया, वो एक दुनिया दी है, उसमें मुझे अपना काम करना चाहिए। सिर्फ स्टेज पे ही नहीं, उसके आगे भी इसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ कि भैया इसको अच्छा करो। आप अच्छा करो ना। आप मुझे बताइए रॉय साहब, अगर मुझे कोई अच्छा आर्टिस्ट मिलेगा ना जो अच्छा करता है, मैं करोड़ों के बीच में उसके पैरों को तलवे चाटूंगा मैं। पर सुनील जी, मुझे एक बात यहाँ नहीं समझ में आती कि जिस तरह से आपको कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है वल्गैरिटी से, गाली गलौज से, लेकिन जो आपके या फिर आपके कंटेम्प्रेरी कॉमेडियंस है जैसे कपिल शर्मा के साथ आपका रिश्ता बहुत अटूट है, लेकिन कपिल शर्मा जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो शौक से इन सभी को बुला रहे हैं, शो पर एंटरटेनमेंट हो रहा है, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, तो आपका दोस्त आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? कपिल शर्मा आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों उन्होंने इन चारों को क्यों बुलाया? आपका एजेंडा वही है, उनका भी एजेंडा वही है, उनका तरीका नहीं है वल्गैरिटी। कपिल शर्मा बहुत ही अच्छा पारिवारिक शो करते हैं, क्यों नहीं वो आपका साथ देते हैं?
आपके साथ क्यों नहीं बोलते वो, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते आजकल के कॉमेडियंस पर, क्या लगता है? देखिए, इसका तो मैं यही जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स ने बुलाया अपने इंटरव्यू में जिनका इस टाइप का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने उनको तुरंत मना कर दिया, चाहे उनके मिलियंस हो। मैंने कहा भाई आपकी इमेज ये है तो मैं वहाँ नहीं खड़ा था, मैं बात नहीं कर सकता। दूसरा कपिल पे आ जाओ। कपिल का जो शो है, कपिल एकमात्र पिलर नहीं है उसका, वो एक प्रोडक्शन है। तो कपिल उसमें शायद हो सकता है कि उतना ध्यान ना देता हो उस चीज़ के लिए। भैया आज मेहमान मिलकर ये आया, वो सोचता हो कि भाई काम निकाल लो, ख़त्म करो, इसमें मुझे क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रोवर्सी में क्या पढ़ना है, ऐसा उसको शायद लग सकता है, क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन का फैसला है ना। जैसे एक फिल्म बन रही है, फिल्म में अगर मैं गाली नहीं दे रहा हूँ तो मेरा कोई दूसरा कैरेक्टर दूसरे सीन में गाली दे रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर? वेब सीरीज में कर रहा हूँ और मैं कहूँगा मैंने गाली नहीं दूंगा भैया, ठीक है। अगले सीन में कोई कुछ बनाया है, कोई दुकानदार बनाया, कोई बेवड़ा बनाया, वो अगर गाली कर रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर भाई? राइट। हालांकि मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी सुनवाई जहां तक होगी वहीं तक कोशिश, तो फिर वहां मेरी सुनवाई कहां तक है? मुझ तक है। तो मैं अपने लिए तो भैया ये सारे नियम सख्त रखूंगा, क्योंकि कला मेरे लिए सर्वोपरि है। माँ सरस्वती मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे प्राण जीवन सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं वहां पर अपने लिए, लेकिन शो पे जो क्रिएटिव का भी बहुत से होता है, शो हो या फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो, जहां आपके अलावा 10 लोग और काम कर रहे हैं, वहां आपकी बात रखी जा सकती है लेकिन मानी नहीं जा सकती। जैसे होता है ना कॉम्प्रोमाइज गर्ल को, मैं बोलता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज गर्ल को कोई छोड़ सकता है, उसको बचा नहीं सकता। चलिए, दूसरी कंट्रोवर्सी आपकी ये है कि बहना कपड़े पहनना, उर्फी को आपने ये जो है स्टेटमेंट दिया था कि न्यूज में रहने के लिए तुम होती हो न्यूड। तो आपको इतनी परेशानी उनके न्यूड होने से? आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो ना देखें, आपको टिप्पणी क्यों करना था उस पर? जैसे मेरे लिए रूल है कि वो ना देखूं मैं, वैसे उनके लिए भी रूल है कि वैसे कपड़े ना पहने। दोनों के लिए रूल बराबर होने चाहिए ना। आप बेडरूम में जब सोते हैं तो उसका अलग कॉस्ट्यूम होता है, बाथरूम में नहाते हैं तो उसके लिए कॉस्ट्यूम होता है, आप किचन में है तो अलग, ये सज के कपड़े किचन नहीं बनाओगे, ठीक है। या हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ पे अलग होता है। वैसे ही मार्केट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। राइट। और अगर आप नग्नता के अलावा कुछ है तो वो आपकी पहचान क्यों नहीं है? आपको उर्फी जावेद दिखते ही या उर्फी जावेद का फोटो आपको नग्न क्यों दिखता है? क्योंकि वो फेमस ही इस चीज के लिए है या फेमस इस चीज से होना चाहती है। राखी सावंत बहुत अच्छी डांसर है, आर्टिस्ट अच्छी है, महिला अच्छी है, कलाकार अच्छी है, उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत वो कुछ करती है तो समझ में आता कि नहीं भैया वो एक उसका स्टाइल हो सकता है। लेकिन इसके क्या है? इसकी दुकान क्या है? ये दुकान है इसकी, कपड़े खोलना ही इसकी दुकान है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी उसका बहुत टिमल्टुअस रहा है, काफी सो व्हाट। अरे हम तो जहाँ पैदा हुए थे वहां तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, और ऐसे 1000 लड़कियां हैं, ऐसी 1000 लड़कियां हैं बेचारी, जो आज आप उठा के देख लीजिए, न्यूज आती है कि भैया कोई IPS ऑफिसर बन गई है, कोई फला बन गई है, कोई सिग्निफिकेंट काम तो नहीं। द्रौपदी मुर्मू दिख लीजिए, वो कैसे बैकग्राउंड से आई पता है आपको? कैसे बैकग्राउंड से आई है? आज दलित माध्यम से आई है वो। उनको उनका जीवन अगर आप देखेंगे ना, किसके बारे में बात करें? जो राष्ट्रपति हमारी जी द्रौपदी जी, उनका बैकग्राउंड देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये कैसे जिंदा रही है। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था तो वैसा था। लड़कियां बर्तन मांज कर भी, झाड़ू लगा कर भी, ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अब तुम कपड़े, जैसे फिल्म में कोई सीन है तो वहां पे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सिर्फ उसी से तुम अगर पहचान बनाना चाहती हो तो तुम्हारा मकसद अपने आप को नग्नता के द्वारा हाईलाइट करना है, प्रदर्शन करना है, अपने आप में तुम एक एग्जीबिशन बन के घूम रही हो। दूसरी कंट्रोवर्सी आप पे ये है कि आपने IPL का मतलब ही चेंज कर दिया। IPL का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, पर आपने दिया है इंडियन पॉर्न लीग, और ये आपने तब दिया जब राज कुंद्रा का कंट्रोवर्सी चल रहा था, सॉफ्ट पॉर्न के तहत उनको जेल में भेजा गया था, तब आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये तो दुनिया ही उठा रही थी, मैं तो अलग क्या, तो उनका तो राज ही खुल गया था, उसमें सब लोग देख ही रहे थे, और कंट्रोवर्सी चल रही थी तो सभी लोग बोल रहे थे, वो तो छुपी हुई बात नहीं है। पॉर्न के जरिए उनका नाम बदनाम हो गया था, सब चीज़ें हो गई थी, और तो सभी लोग बोल रहे थे। तो उसमें मैंने तो आपको लगता है कि शिल्पा शेट्टी को ये बात की जानकारी थी कि उनके हस्बैंड ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? अभी तो है, अभी तो है ना, अभी तो जरूर है, लेकिन तो उस वक्त क्या रिएक्शन उनका कुछ है?
नहीं, रिएक्शन उनका तब भी कुछ खासा ऐसा तो मैं तो था वही कह रहा हूँ ना, तो आपको लगता है कि दोनों अपना पति पत्नी काम- साथ मिलकर ये काम कर रहे थे? ऑब्वियसली ना, दिन में एक बार तो फोन आएगा किसी न किसी का, या कुछ तो होगा, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो ऐसा होता है। और दूसरा क्या, बहुत सारी बातें हैं, लाख छिपाए छुप न सकेगा। तो पैसे कमाने की आड़ में जो है इंसान कहीं भी हद तक गुजर जाता है। हाँ, वो शिल्पा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, देखिए भगत सिंह या जो हमारे ग्रेट वॉरियर होकर गए, उन्होंने क्या पाया अपनी जान देकर, उनको क्या सुकून मिला। हम कितने लकी है कि यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है। आपको सिर्फ इज्जत में रहना है यार, इतना भी नहीं आप कर सकते। लानत आपके इंसान होने पर, जिंदा होने पर, आप जिंदा लाश हो। आप अपने लिए तो नुकसानदायक हो ही, समाज के लिए भी नुकसानदायक हो, और ऊपर से आप नंगा नाच रहे हो कि हम तो सही है। जी बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, कोरोना के टाइम पर जहाँ सब लोग डॉक्टर को देवता मान रहे थे, भगवान का दर्जा दे रहे थे, वैसे भी देते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको आतंकवादी कह रहे थे, उनके बारे में आप गलत कह रहे थे। काफ़ी सारे ऑल इंडिया एम्स के जो डॉक्टर हैं, रेसिडेंट डॉक्टर, उन्होंने अमित शाह से गुजारिश की थी कि आपको कृपया करके जेल भिजवाया जाए, फिर आपने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये किस तरह का आपका, आप हमेशा इस तरह से बड़बोलापन जो आपका एक नेचर है, आपको डर नहीं लगता कि किसी वक्त भी आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका करियर अफेक्ट हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं? क्या आपको समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे बोलना चाहिए, जो कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी हुई है, कोई बोला नहीं उसके बारे में। मुझे लगा कि बोलना चाहिए। डॉक्टर्स, एक शब्द मेरे साथ में निकल गया था, लेकिन उसमें मैंने वीडियो में बोला कि सभी नहीं, ये भी शब्द 90% डॉक्टर, हाँ ये भी मेरे बोला था। तो इसमें बुरी बुत क्या है? डॉक्टर अगर भगवान सुबह उठ के भगवान से क्या प्रार्थना करता होगा? डॉक्टर मुझे बताइए। आप एक डॉक्टर है, एक लड़की मुझे मिली थी, गायनोकोलॉजिस्ट बन रही थी वो, उसने बताया कि सर मेरा 3 साल का कोर्स है जिसमें मुझे 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस कोर्स को करने के लिए। अब मुझे बताइए, जब वो गायनोकोलॉजिस्ट बनेगी तो क्या वो सिजेरियन करने पे हर किसी को मजबूर नहीं करेगी? क्योंकि उसका खर्चा निकलेगा। माँ बाप ने 75 लाख दिए हैं कोर्स करने के लिए। तो सभी, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सभी बुरे नहीं है, लेकिन बुरे तो है ना। बिल्कुल। एक डॉक्टर सुबह उठ के भगवान से क्या प्रार्थना करता होगा मुझे बताओ, जिसने पैसा लगा के क्लिनिक बनाया और खर्चा किया, वो डॉक्टर बना है। अब वो भगवान से क्या, क्लिनिक जाने से पहले क्या प्रार्थना करता है मुझे बताइए आप। या एक वकील अपने कोर्ट में जाने से पहले भगवान से क्या प्रार्थना, या पुलिस वाला भगवान से क्या प्रार्थना करता होगा, मुझे आप बताइए। नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो कुछ गलत तरीके से आपके ओपिनियन को ले लिया गया, बट इट्स ओके। केस भी हुआ था मुझे, हाँ, मैं कोर्ट भी गया था और सब चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं कहना, देखिए मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, लोग तो कर रहे हैं। हाँ। लोगों को करने में शर्म नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ जी। बाकी मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि सभी गलत है। बिल्कुल। हमेशा मैंने कहा कि भैया हर जगह पे हर आदमी गलत नहीं हो सकता, लेकिन गलत ज्यादा तबका गलत है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, Okay. टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार से भी आपने पंगा ले रखा है। उनको आपने कहा कि बच्चे हो, बाप बनने की कोशिश मत करो, तो भूषण कुमार से क्यों पंगा लिया आपने? टी सीरीज तो पहली बात दुआ की वजह से चल रही है, क्योंकि उनके सरनेम भी दुआ है, भूषण कुमार दुआ। दूसरा ये है कि एक कोई अवार्ड फंक्शन हुआ था टी सीरीज का ही, कुछ साल पूरे हुए इसके, उसमें मैंने देखा कि जो वेटरन सिंगर्स थे, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, उनको बुला के पीछे बिठाया था उनको, और नए जो लौंडे लफाड़े जो ना इस टाइप के जो गाते हैं उनको आगे बिठा दिया। तो मैंने कहा यार, जिन्होंने टी सीरीज को बनाया उनको पीछे बिठाया, और जिनको टी सीरीज ने बनाया उनको आगे बिठाया आपने। तो यही आपकी पता चलती है। कौन से थे वो सिंगर जो पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने टी सीरीज को बनाया? ग्रेट लोग थे, नाम नहीं लूंगा मतलब कुमार सानू, अलका याग्निक। कुमार शानू तो आते नहीं, कुमार शानू तो इनको झाड़ देते हैं इन लोगों को। हाँ, सोनू निगम कुमार भी शानू रहे इज अ टाइगर, सोनू निगम इज अ टाइगर, वो तो इनको झाड़ देते हैं। नहीं, बट सोनू निगम, हाँ सोनू निगम उसमें एंकर थे, लेकिन सोनू निगम ये सब तो इनको खड़ा नहीं करते इन लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन भूषण कुमार और उनकी वाइफ जो दिव्या खोसला है, उन्होंने सोनू निगम को टारगेट किया था। आप मुझे बताइए, एक गाना आप सोनू निगम जी से गवाएंगे, हाँ, द ग्रेट सोनू निगम जी गाना गा रहे हैं, और फिर उसको सलमान खान की आवाज में डब करोगे आप? किक मूवी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, उसमें चिन्मय भी था एक कौन सा गाना है वो भी बता दीजिए ऑडियंस को। हैंगओवर। अभी तक हैंगओवर का चित्रा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये कि पहली बात तो आप द ग्रेट सोनू निगम से गाना मत गवाइए। आप सलमान से गाना गवाओ या किसी से भी गवा लो, आपका वो आपका हक है, आप मालिक हो भाई। फिलहाल तो आप धरती के मालिक ही हो, ठीक है, ओके।
वो तो भगवान आपको देखेगा कि आप कितने बड़े मालिक हो, देखेगा एक दिन, ठीक है। सबको पड़ती है, याद रखना, कोई गलतफहमी में ना रहे, सुन लो, कोई गलतफहमी में ना रहे, सबको पड़ती है। आपकी करनी का फल है नेकियां रुसवाइयाँ, आपके साथ साथ चलेंगी आपकी परछाइयाँ। जो करोगे वही बोओगे। किसी का दिल दुखाओगे तो आपका भी दिल दुखेगा और 100 गुना ज़्यादा दुखेगा। सोनू निगम जिसे आप गाना गवा रहे हो, पहली बात मत गवाओ, किसी से गवा लो, तो क्या ये जाती नहीं है? जाती है, बिल्कुल जाती है। कुमार शानू साहब से अपने गाने गवाए 2-4 थे, तो ये तो शानू तो खड़ा नहीं करते इन लोगों को, सीधा खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो, होगा तो अपने कहीं का चल निकल ऐसे। भैया तू तेरा समय अच्छा चला इसका तू अकलमंद नहीं हो गया। अकलमंद भी है हो सकता है या मंद अकल भी हो सकता है। समय तो बेवकूफ़ों के भी चलते हैं, पापियों के भी चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा हो गया। तो सुधर जाओ, जो अच्छे लोग हैं काम कर रहे हैं उनको, और डिसिप्लिन में काम करो। नहीं करना तो मत करो। किसी को ले लिया, किसी को निकाल दिया, किसी का पंगा लिया, कॉन्ट्रैक्ट की जो नए नए लौंडे लफाड़े ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट किया, वो तो डिप्रेशन के शिकार हो गए सब आर्टिस्ट लोग। बोले यार हम समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, काम नहीं देते हैं, फिर किसी का एक गाना 17 लोग से गवाते हैं। अब आप सोचिए उस म्यूजिक डायरेक्टर कितना निकम्मा होगा जिसको अपने कंपोजिशन पे भरोसा नहीं। ये बात, ये हिम्मत आर.डी. बर्मन के साथ में या नदीम श्रवण के साथ में करने की औकात नहीं थी आपकी। ये लक्ष्मी पहले मार देते, प्रोड्यूसर को मारते थे ये लोग, बाहर बैठ, चल बाहर बैठ, क्योंकि उस वक्त ये कॉर्पोरेट नाम का जहर नहीं आया था। प्रोड्यूसर को पता था कि कौन सा आदमी काम का है कौन नहीं। ये 2 कौड़ी के लोग जो सिगरेट पी रहे लड़के लड़कियां जो चरस गांजे में ऑलरेडी डूबे रहते हैं, 90% लोग, इनको क्या पता कि फिल्म क्या बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। इनको तो बस एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो ये कहने का मतलब कि ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है लोगों का। और हमारा एज ए फैन, मैं जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ, चाहे वो वेटरन सिंगर पुराने रहे हो या कुछ हो, इनके साथ में अगर कुछ कहीं कुछ गलत करता है तो मेरा मन दुखता है। और एज ए फैन मैं अपना रोना रोता हूँ। उसमें अगर आपका नाम आ जाए तो क्या कर सकता हूँ, वो क्योंकि आपकी वजह से। बिल्कुल। Okay, on that note, now we are moving on to our next segment, which is called Secret Revealing segment. इसमें आपने कुछ आर्टिस्ट का मैं नाम लूँगी और आपको उनकी एक सीक्रेट बतानी है या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कम शब्दों में। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ राजू श्रीवास्तव जी से, जो आज हमारे बीच नहीं है। आज भी यकीन नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये तो कुदरत का बहुत बड़ा अन्याय है। इज़ अ ग्रेट, ही वॉज तो नहीं बोलूँगा मैं, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि उन्होंने अपने जूनियर्स को बहुत प्यार दिया। हमारी तो औकात नहीं थी उनके साथ में खड़े रहने की। खाना भी खिलाते थे, आशीर्वाद भी देते थे, प्यार भी देते थे। सुनील ग्रोवर जी, सीक्रेट उनका ही, सुनील ग्रोवर जी का सीक्रेट अब क्या रहा है तो सभी तो पता है। वो शबीर कुमार का गाना बहुत अच्छा गाते, शबीर साहब का, शबीर कुमार जी का गाना बहुत अच्छा गाते हैं। कपिल शर्मा तो हमने डिस्कस किया है, उनके बारे में सीक्रेट मैं ये कहूँ कि अब तो उनका क्या सीक्रेट, सब कपिल शर्मा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ही इज़ वेरी शाई पर्सन। शाई पर्सन, यस। क्या बात कर रहे हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनसे ज़्यादा शांत कोई नहीं है। जॉनी लीवर, जॉनी लीवर जी के बारे में राज की बात जॉनी भाई के बारे में मैं यही कहता हूँ कि भैया मतलब वो ये समझ लीजिए कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी याद। मतलब कोई भी आर्टिस्ट उनको एक बार या कोई भी इंसान को एक बार मिल जाए और जब दोबारा कई सालों के बाद भी मिलेगा तो वो पहचान लेते हैं, सामने से पहचान लेते हैं। और ये उनकी याददाश्त के बारे में आप देखिए, परफॉर्मेंस में भी उनका वो सब चीज़ दिखती है कि स्टेज पे खड़े होते जाते हैं तो फिर उनको सब चीज़ें याद आती है। लास्ट भारती सिंह के बारे में राज की बात यही है। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद राज की बात ये है कि उनके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है तो शायद पुराने लोगों को या किसी को वो मिले नहीं, पहचाने नहीं। लेकिन अगर वो ये गलतफहमी है लोगों की, अगर आप कहीं उनसे मिल जाए
तो जब भी मेरी लास्ट मुलाकात हम स्वीगाटो के इसमें मिले थे, तो मैंने ऐसा हल्का सा देखा वो अपने पति के साथ बोले भाई कैसे हो, ये उसका दिलदार, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। और इसी हम्बलनेस की वजह से आज वो है, जीरो से हीरो का सफर है उसका भी। बिल्कुल, माँ से बहुत प्यार, तो सबको पता है। हाँ। परिवार से बहुत प्यार करती है। चलिए लास्ट सेगमेंट पर हम आ गए हैं। दिस इज गोना बी आवर लास्ट सेगमेंट ऑन द शो। यहाँ पे योर टेक ऑन कॉमेडी इन जनरल, योर टेक ऑन कॉमेडी, योर फेवरेट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम। काफी है, लेकिन नंबर 1 पे जॉनी लीवर जी हैं। जॉनी लीवर जी हैं। इंडिया के 5 टॉप कॉमेडियन आपके जुबान से जाना चाहते हैं। कॉमेडियन हाँ। तो फिर जॉनी भाई हैं, कपिल शर्मा है, जॉनी राजू जी हैं और राजपाल यादव जी हैं। एंड एक और कॉमेडियन अगर मैं पुराने तो सभी है, तो फिर तो महमूद साहब का नाम जरूर उसमें शामिल होगा। ओके सो दैट वाज इट ऑन दिस इंटरव्यू। नाउ दैट्स अ रैप। थैंक यू सुनील जी। दैया नमस्कार। अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने काम धंधे में करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपके लिए आपका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। 2-3 मिमिक्री भी हो जाए छोटे छोटे। अच्छा, अब पूरा तो गला बैठ चुका। पंकज त्रिपाठी की कर देता। बॉलीवुड ठिकाना बहुत बढ़िया है, बाबूजी घर में बैठ के यही देखते हैं, शाबाश। इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया। आप लोग जाओगे दूर, फ्रॉम मुंबई टू मिर्ज़ापुर, विशुद्ध रूप से मनोरंजन करते हो, बहुत बढ़िया। कौन आए? अमित शाह जी आए, बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को और बॉलीवुड ठिकाना वालों को, जितने भी मान्यवर और मान्यवरों है, सबको मेरी तरफ से संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि ये चैनल जो है घर जैसा है। एज ए गृह मंत्री मैं कहना चाहता हूँ, ये सब बादशाह है, शहंशाह है और अमित शाह है, एंटरटेनमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि आपका जय हो। मेरा तो हो चुका है, जय शाह। एंड नवाजुद्दीन, माँ कसम मेरे को लगता है कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगता है, कहाँ जाए, करे क्या, किधर जाए। माँ कसम बॉलीवुड ठिकाना देखो, आपके मन में हंसी आएगी। 15 मिनट में आप चार्ज हो जाएंगे, 15 मिनट में। मैं हूँ शाहरुख खान, फादर ऑफ आर्यन खान। क्यों आए आपके चेहरे पे मुस्कान? पार्टी करते हो क्या? हे, याद रखना, लॉकडाउन वालों को एक मेरा मैसेज है कि मेरी फिल्म पठान ने 1500 करोड़ कमा लिए। तो लॉकडाउन वालों, आपको रेड चिली तो लगी होगी, रेड चिली तो लगी होगी। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मरहम लाया हूँ जिसका नाम है पठानजलि। पठानजलि लगाइए, तकलीफ भूल जाइए। अरे भैया कमाल करते हो बेटा, कमाल करते हो। बॉलीवुड ठिकाना देखा करो, आपको टेंशन 1 2 3 हो जाएगी। लिख लो बेटा। क्या चाहते क्या वे? अरे बॉलीवुड ठिकाना देखो, बॉलीवुड का एक ही ठिकाना है, बॉलीवुड ठिकाना, समझते हो? चलो बाबा, कभी कभी मेरे बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पिल्ले, उनको क्या दिखाऊं? नारियल पानी पी रहे आजकल, बड़े हो गए। एक ही चीज दिखाता हूँ, बॉलीवुड ठिकाना। आप भी देखो, अपने बच्चों को दिखाओ। कभी कभी मुझे आप पे भी शक होता है कि आप देखते हैं ना बॉलीवुड ठिकाना, भूला। Wow, and that was a great interview. I'm so happy that we did this interview. Thank you so much for coming. And that's a wrap on this episode. And let us know in the comment section आपको ये शो कैसा लगा और अगले एपिसोड में आप कौन से आर्टिस्ट को देखना पसंद करेंगे. Thank you. This is Nani Roy bidding you all goodbye. Thank you.